आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी बुक कैलेडोस्कोप का एक प्ले जिसका नाम है चांडालिका। आपकी बुक में दो प्लेस दिए गए हैं, यानी कि दो ड्रामा नाटक हैं। एक है चांडालिका जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और दूसरा है ब्रोकन इमेजेस जो गिरीश कर्नाड ने लिखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो प्ले चांडालिका है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्ले के जो राइटर हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगर हम उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स में से एक हैं। ये पोएट है, नोवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामेटिस्ट भी है। और ये जो चांडालिका चैप्टर है ये बेसिकली टैगोर के द्वारा लिखा गया ही एक ड्रामा है। इसके अलावा इनको लिटरेचर का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड नोबेल प्राइज भी मिला था 1913 में, जो इनको गीतांजलि के लिए मिला था। इसके अलावा टैगोर का ड्रामा में बहुत इंटरेस्ट रहा है बिकॉज उनकी पूरी फैमिली इसी में इन्वॉल्व थी। इनकी फैमिली में अक्सर ये काम किया जाता था, वो ड्रामा लिखते थे, उनको स्टेज पर परफॉर्म करते थे। तो टैगोर ने बचपन से ही ये सब चीज़ें होते दिखी है, इसीलिए बड़े होने के बाद में इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे ड्रामा लिखे जो आज बहुत फेमस हैं। इसके अलावा इनके हर एक प्ले में कुछ सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं, एक थीम होती है हर एक की प्ले की, जो कि होती है जैसे नंबर 1 अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टर। आप अगर टैगोर का लिखा हुआ कोई भी ड्रामा पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि जो भी पात्र इनके ड्रामा में होते हैं उनका पूरा का पूरा कैरेक्टर आपको समझाया जाता है। आप उस ड्रामा को पढ़ते पढ़ते उनके अंदर की भावनाओं को समझ पाते हैं, उनकी मनोस्थिति समझ पाते हैं, वो किस इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या इनर कॉन्फ्लिक्ट है, वो सब इनके ड्रामा में क्लियर हो जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी ड्रामा को लिखना शुरू करा और ड्रामा खत्म होने तक आप कनेक्शन ही महसूस नहीं कर पाते। अगर आप इनके किसी भी ड्रामा को गौर से पढ़ेंगे तो आप कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आप एक कनेक्शन महसूस करेंगे कैरेक्टर के साथ में। और दूसरी चीज है ओपनिंग अप ऑफ द सोल टू एनलाइटनमेंट। टैगोर जिस पीरियड से बिलोंग करते थे वो पीरियड इंडिया के लिए भी काफ़ी हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट पीरियड था। और उस टाइम ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग थे टैगोर जैसे, अक्सर इनके प्ले में एक चीज़ देखने को मिलती है और वो है ओपनिंग ऑफ द सोल टू एनलाइटनमेंट, यानी एक प्रकार की जागरूकता, एक प्रकार की जागृति। इनके प्ले में कई सारे सोशल रिफॉर्म्स के अराउंड थीम बनाई जाती है। जैसे जैसे आप ये प्ले आगे पढ़ेंगे आपको इस पॉइंट का भी मतलब समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इस प्ले की। मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा प्ले पढ़ने से पहले, लेकिन अगर आपको एक जनरल स्टोरी लाइन दूं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चांडालिका है ये एक शॉर्ट ड्रामा है जो एक बुद्धिस्ट लेजेंड पर बेस्ड है। यानी कि बुद्धिज्म में एक बड़ी फेमस कथा है, उस कथा से इस ड्रामा को लिया गया है। इसके अलावा इसके अंदर एक मुख्य पात्र जो है वो है आनंद, जो खुद गौतम बुद्ध के डिसाइपल यानी कि शिष्य थे। खुद लॉर्ड बुद्धा के शिष्य आनंद वो इस कहानी में एक कैरेक्टर है। एक बार जब वो किसी विजिट से लौट रहे थे तो उन्हें काफी तेज प्यास लगती है। वो एक कुएं के पास में जाते हैं और वहां पर खड़ी एक अछूत कन्या, अनटचेबल गर्ल, जिसको यहां पर चांडालिका कहा गया है, जो चांडाल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, जिसको उस जमाने में एक अछूत कम्युनिटी माना जाता था, उससे पानी मांगते हैं पीने के लिए। और ये एक छोटा सा काम, एक चांडालिका से पानी मांग लेना एक बहुत बड़ा एपिसोड बन जाता है। वो उन्हें पानी पिलाती है और उनकी दया से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाती है एंड शी फेल इन लव विद हिम, और उसी वक्त वो आनंद से प्रेम करने लगती है। अब आगे की पूरी कहानी उसी थीम पर कंटिन्यू होती है। वो अपना लव उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाती, आनंद वहां से चला जाता है। उसके बाद इस लड़की चांडालिका की जो मदर है वो कुछ मैजिकल स्पेल्स परफॉर्म करती है, कुछ जादू टोना करती है ताकि आनंद को वापस वहां तक खींच के लाया जा सके। क्योंकि उस लड़की की ये जिद होती है, वो किसी भी कीमत पर आनंद को पाना चाहती है, जिसके लिए उसकी माँ कुछ जादू टोना मैजिकल स्पेल करके उसे बुलाती है। लेकिन अंत में आनंद आ तो जाता है उस जादू टोने, उस मैजिकल स्पेल की वजह से, लेकिन वो स्पेल ब्रेक कर दिया जाता है खुद बुद्धा के द्वारा। यानी कि बाद में जाकर ये जो चांडालिका है जिसने उसको बुलाया है उसे खुद अपनी गलती का एहसास होता है और अंत में वो आनंद को वापस जाने देती है। और आनंद के ऊपर ये जो एक माया, एक तिलिस्म रचा गया वो ब्रेक हो जाता है बुद्धा की
ब्लेसिंग्स की वजह से, ऐसे करके ये कहानी चलती है। मैं आपको पूरी चीज़ अगर अभी बता दूंगा तो आपको फिर चैप्टर में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो लेट्स वेट, धीरे धीरे देखते हैं ये कहानी कैसे अनफोल्ड होती है। बेसिकली ये जो कहानी है ये सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में है कि किस प्रकार हर इंसान रेस्पेक्ट चाहता है। जैसे वो चांडालिका एक बहुत ही लोअर ग्रुप से बिलोंग करती है, लेकिन वो भी सेल्फ रेस्पेक्ट चाहती है, और किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से वो गुजरती है, ये सारा इस कहानी का सेटअप रहेगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर प्ले है आपकी बुक में बहुत लंबा है, वैसे तो शॉर्ट ड्रामा है बट देन काफ़ी लंबा है। तो अगर मैं आपको वन बाय वन करके पूरे सारे डायलॉग्स बताऊं और एक एक का मतलब समझाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो मैंने आपके लिए इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। मैंने इसको एक नैरेटिव स्टाइल में आपको यहाँ पे लिख के दिया है। आपकी बुक में तो डायलॉग्स है कि किसने क्या बोला, किसने क्या जवाब दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने उसे एक कहानी के रूप में आपको पेश किया है। इस चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, कोटेशंस हैं, जो भी वाक्य हैं, वो सब यहाँ पर लिए गए हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कुछ डिटेल्स हैं जिसको हमने थोड़ा सा एब्रिज कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा वक्त इसे ना देना पड़े। तो मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन करके ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। इस वीडियो में काफ़ी इमेजेस का यूज़ भी लिया गया है ताकि आप समझ पाएँ कि सिचुएशन कुछ कैसे चल रही है। तो डायरेक्टली हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं। इस प्ले में 3 कलाकार हैं, जिसमें से सबसे पहली कलाकार है जो प्रोटैगनिस्ट है, उनका नाम है प्राकृति, जिसे हमने अभी एक चांडालिका बोला था। ये एक चांडाल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की है जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था। ये प्राकृति, ये इसकी कहानी है। प्राकृति इज ए यंग गर्ल बिलोंगिंग टू द लोवेस्ट अनटचेबल कास्ट। जो अनटचेबल अछूत कास्ट होती है उसमें से भी लोवेस्ट कैटेगरी के अंदर आती है चांडालिका, ये लड़की प्रकृति। लेकिन ये सेंसिटिव है, काफी प्राउड है खुद को लेकर, और लव और सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लॉन्गिंग है इसके अंदर। मतलब ये तरस रही है एक सच्चे प्यार की तलाश में, लव और सेल्फ रेस्पेक्ट ये चाहती है, और वही इस कहानी के अंदर होता है। दूसरा कलाकार इस कहानी के अंदर है आनंद। आनंद कौन है? ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, एक डिवोटेड डिसाइपल है बुद्धा का, और ये बहुत ही काइंड है, बहुत ही कंपैशनेट है, इसके मन में बहुत दया है, और इसी दया की वजह से प्रकृति इससे प्यार करने लगती है। और तीसरा कैरेक्टर जो इस कहानी में वो है माया। अब ये बेसिकली प्रकृति की मदर है। बुक में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी माया वर्ड यूज नहीं लिया गया है, बुक में तो उसको मदर कहकर बुलाया गया है। एक डायलॉग प्रकृति का है और दूसरा डायलॉग मदर कह के लिखा गया है, लेकिन मैंने चूंकि इसको कहानी के स्टाइल में बताया है तो मैं मदर कहने की जगह इनका नेम यूज कर रहा हूं, और इनका नेम कहानी में माया था। तो एक प्रकृति, एक उनकी मां माया, और एक आनंद। माया प्रकृति की मदर है। शी नोज द आर्ट ऑफ मैजिक एंड इज प्रैक्टिकल एंड स्ट्रांग। इनकी खासियत यह है कि इन्हें मैजिकल स्पेल्स करना आता है, इन्हें जादू करना आता है, जादू टोना करना आता है। बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर की है, और अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो अपनी बेटी को रोते हुए, परेशान होते हुए नहीं देख सकती, और इसी ममता की वजह से वो क्या कुछ कर देती है वो इस कहानी में बताया जाएगा। तो ये 3 इसके मेजर कैरेक्टर्स हैं। अब हम लोग डायरेक्ट ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की जो शुरुआत है वो प्रकृति से होती है। ये जो लड़की है ये एक चांडालिका प्रकृति, और ये उसकी माँ है। एक दिन क्या होता है देखिए, माया प्रकृति's मदर सर्चेस फॉर हर एंड फाइंड्स हर सिटिंग बाय द विलेज वेल इवन आफ्टर नून। प्रकृति अपने घर से निकलती है, पानी का एक घड़ा लेकर पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है, लेकिन काफ़ी देर तक वो नहीं लौटती। नून यानी 12 बजे के बाद का वक्त हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तभी माया जो प्रकृति की मदर है वो उसे ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाती है। फिर उसके बाद में इट इज़ ए स्कॉर्चिंग डे ऑफ वैशाख। वैशाख का महीना है, स्कॉर्चिंग डे यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, एंड अर्थ इज़ टू हॉट टू वॉक ऑन।
और धरती इतनी गर्म हो चुकी है कि उसके ऊपर चलना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में माया आकर प्रकृति को स्कोल्ड यानी डांटती है फॉर स्टेइंग देयर विदाउट एनी रीजन। वो उसे कहती है कि बिना किसी कारण के तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, क्या तुम भी गॉडेस उमा की तरह पेनांस कर रही हो। ये एक कहानी का जिक्र करती है कि किस प्रकार कभी उमा ने शिवा के लिए तपस्या की थी, तो वो इतना गर्मी के अंदर रहकर उन्होंने घोर तपस्या की थी, तो क्या तुम भी किसी के लिए या तपस्या करने के लिए बैठी हो। प्रकृति कामली सेज दैट शी इज इंडीड डूइंग पेनास, और इस बात पर प्रकृति अपना फर्स्ट डायलॉग बोलती है। वो कहती है कि हाँ, मैं भी पेनांस कर रही हूं, नॉट फॉर ए गॉडेस बट फॉर ए वे फेरर हुज वर्ड्स हैव अवेकन्ड समथिंग डीप विद इन हर। वो पहली बार अपनी माँ को आनंद के बारे में बताती है और वो कहती है कि मैं किसी भगवान के लिए तपस्या नहीं कर रही, मैं तो यहाँ से गुजर रहे एक व्यक्ति, जिसको यहाँ पर बोला गया है वे फेरर, यानी कि कोई इंसान जो यहाँ से अभी गुजरा था, एक राही, उसके लिए ये तपस्या कर रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जिन शब्दों ने मेरे अंदर कुछ बहुत गहरा जगा दिया है। The wayfarer had asked her for water, and those simple words, "Give me water," have been echoing in her heart ever since. वो अपनी माँ को कहती है कि उस wayfarer ने मुझे कहा कि give me water, मुझे पानी पिलाओ, और ये शब्द उसके हार्ट में तब से कंटिन्यू इको कर रहे हैं, यानी कि आनंद के द्वारा कहे गए बड़े सिंपल से वर्ड्स गिव मी वाटर वो अभी तक प्रकृति के दिल में गूंज रहे हैं। ये शब्द वो अपने दिमाग से निकाल भी नहीं पा रही। इनफैक्ट ये जो वर्ड्स है ना, गिव मी वाटर, ये इस प्ले में कई बार यूज लिया गया है। हर थोड़ी देर में प्रकृति यही याद करते हुए कहती है कि किस प्रकार एक व्यक्ति ने मुझसे आज पानी मांगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माया इज शॉक्ड, शी आस्क्ड हु ही वॉज एंड वेदर ही बिलोंग्ड टू देयर कास्ट। जब माया ने ये बात सुनी तो वो एकदम से शॉक्ड हो गई। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि वो अछूत परिवार के लोग हैं। ऐसे में क्या उन्हें मालूम तो था कि वो कौन सी कास्ट के हैं? वो जो व्यक्ति जिसने पानी मांगा, अगर वो भी उनकी तरह लोअर कास्ट का है तो ठीक है, लेकिन अगर वो कोई हाई क्लास का व्यक्ति था और उसने उनके हाथों से पानी पी लिया तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। प्रकृति टेल्स हर दैट ही सेड ही बिलोंग टू देयर काइंड। जब उसकी माँ ने प्रकृति को पूछा तो प्रकृति ने कहा कि मुझे उसकी जाति नहीं पता कि वो कौन सी जाति का था, लेकिन उसने मुझे ये कहा कि वो हमारी ही तरह इंसान है, वो हमारी तरह है, हमारी जाति का भले ही ना हो लेकिन वो भी हमारे ही काइंड का है, यानी जैसे हम इंसान हैं वो भी एक इंसान है। प्रकृति had told him honestly that she is a Chandalini, but he rejected the idea. प्रकृति कहती है कि मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मैं एक चांडालिनी हूं, एक चांडाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूं, लेकिन उसने इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। आनंद ये मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि चांडालिनी होना कोई अपराध है। He compared the so-called impurity to the black clouds of Shravan. Though people may call them Chandal, it does not change their nature or the purity of their reign. चांडालिनी हो सकता है दिखने में डार्क कॉम्प्लेक्शन की रही होंगी, तो आनंद एक बड़ी ही अच्छी एनालॉजी यूज करते हैं। वो कहते हैं कि उसने, मतलब चांडालिनी कहती है कि उसने मेरी तुलना श्रावण के, यानी श्रावण के महीने में, यानी कि सावन के महीने में जो काले काले बादल आसमान में गिर आते हैं उनसे मेरा कंपैरिजन किया। वो बादल भी तो काले होते हैं, वो भी तो ब्लैक होते हैं, तो क्या ब्लैक हो जाने की वजह से उनका पानी इम्प्योर हो जाता है? हम उन्हीं बादलों के पानी को तो स्टोर करते हैं, उसी को तो हम लोग पीते हैं, उसी की बरसात से तो हम खुश होते हैं। तो अगर काले बादलों से गिरता हुआ पानी इम्प्योर नहीं है तो कोई पर्सन कैसे इम्प्योर हो सकता है अगर वो चांडालिन के परिवार में पैदा हो जाए तो। ही टोल्ड हर दैट सेल्फ ह्यूमिलिएशन इज ए सिन इवन वर्स देन सेल्फ मर्डर। आनंद उसे एक बहुत कमाल की बात वो करते हैं, वो कहते हैं कि सेल्फ ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है बेइज्जत करना, इंसल्ट करना, खुद को इंसल्ट करना, खुद को मर्डर करने से भी ज्यादा बड़ा सिन यानी कि क्राइम है। पहली बार किसी ने चांडालिनी से ऐसी बात बोली। ये पूरी दुनिया, ये पूरा समाज हमेशा इनको दुत्कारता रहा, इनको हमेशा अपने से दूर रखता रहा, इनके साये से भी लोग कतराते थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने आकर उसे कहा कि तुम सेल्फ ह्यूमिलिएशन मत करो, खुद को इंसल्ट मत करो, तुम सेल्फ मर्डर से भी ज्यादा बड़ा अपराध कर रही हो अगर तुम खुद को ह्यूमिलिएट कर रही हो। अब प्रकृति के लिए ये जो वर्ड्स थे ये उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आए।
उसे ऐसा महसूस हुआ, शी फील्स इट इज नॉट ए स्टोरी ऑफ सम पास्ट लाइफ बट द स्टोरी ऑफ अ न्यू बर्थ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका एक नया जन्म हुआ है। वो हमेशा इस समाज के द्वारा चांडाल की तरह रहते रहते परेशान हो चुकी थी और आज किसी इंसान ने पहली बार उसे इज्जत दी है, उसे सम्मान दिया है और ये उसका एक नया जन्म है। ये उसके लिए एक अवेकनिंग है। अवेकनिंग का मतलब एक जागरूकता है जो पहली बार उसने देखी है, पहली बार उसने अपनी वर्थ महसूस की है, पहली बार उसको अपना महत्व पता चला है। शी देन बिगिंस टू रिकॉल हाउ इट हैपेंड। अब वो रिकॉल करने लगती है, वो याद करने की कोशिश करती है कि क्या कुछ हुआ और अपनी माँ को सारी बात बताती है। वो कहती है द अदर डे, मतलब उस दिन की बात है, द पैलेस गॉन्ग हैड जस्ट स्ट्रक नून। पैलेस गोंग का मतलब वहां से कुछ ही दूरी पर एक पैलेस कहीं पर है जहां पर कुछ गोंग यानी कि जो समय बताने के लिए घड़ी का घंटा होता है, घंटाल होता है, वो बजा। यानी इससे लोगों को पता चल जाता था पहले कि क्या वक्त हुआ है। तो पहले एक पैलेस के अंदर एक बड़ा सा घंटा लगाया जाता था जिसके बजने से उसको पता चला कि दोपहर के 12 बज चुके हैं। इट वॉज बर्निंग हॉट, बहुत गर्मी थी और वो अपने काफ को यानी कि ये जो बछड़ा है इसको नहला रही थी कुएं के पास बैठकर। हुज मदर हैड डाइड। अब ये क्यों से नहला रही है? क्योंकि प्रकृति कहती है कि इस बछड़े की माँ तो मर चुकी थी, तो वो इसका ध्यान रख रही थी और उसको नहला रही थी। तभी क्या हुआ, तभी वहां पर एक बुद्धिस्ट मॉन्ग केम टू द वेल। वहां पर कुएं के पास में एक बुद्धिस्ट मॉन्ग आया। स्टूड बिफोर प्रकृति, वो प्रकृति के सामने आकर खड़ा हुआ और उसे बोला गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। हिज वर्ड्स फिल्ड हर हार्ट विद वंडर। वो हैरान हो गई ये शब्द सुनकर। उसने सबसे पहले तो इनके सामने अपने आप को झुकाया। शी बोड बिफोर हिम, लेकिन उसके पैरों को नहीं छुआ क्योंकि चांडाल इंसान किसी हाई कास्ट के पर्सन को छू नहीं सकते थे। और फिर ये तो मॉन्क है, ये तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, तो इसको छू लेने से शायद ये अपवित्र हो जाते, ये सोचकर उसने उसके पैर नहीं छुए प्रकृति ने। शी सेड दैट शी वॉज ए चांडालिनी एंड द वेल वाटर वॉज अनक्लीन। वो उसको बताती है कि वो एक चांडालिनी है, यानी चांडाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है और कुएं का जो पानी है वो अनक्लीन है क्योंकि उसने कुएं के पानी को हाथ लगा लिया था। उस दौर में गांव में कुछ कुएं ऐसे होते थे जो चांडालों के लिए ही होते थे, उसके अंदर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति पानी लेने नहीं आता था और ऐसा माना जाता था कि अगर किसी भी कुएं को किसी चांडाल ने छू भी लिया तो उस कुएं का पानी ही अनक्लीन हो गया, अब उसको कोई दूसरा व्यक्ति हाथ नहीं लगाता। तो प्रकृति कहती है कि ये कुएं का पानी तो अनक्लीन है क्योंकि इस कुएं के पानी को तो मैंने छू लिया है। तो इस बात पर आनंद उसे जवाब देते हैं एज आई एम ए ह्यूमन बीइंग सो ऑल्सो आर यू। जिस प्रकार मैं एक इंसान हूं तुम भी एक इंसान ही तो हो। एंड ऑल वाटर इज क्लीन एंड होली दैट कूल्स अवर हीट एंड सेटिस्फाइज अवर थर्स्ट। और कोई भी पानी अपवित्र नहीं होता। हर वो पानी जो हमारी हीट को कूल करे, हमारी गर्मी को दूर करे, हमारी प्यास को बुझाए, वो पानी कभी अनक्लीन हो ही नहीं सकता। तो तुमने किसी कुएं के पानी को छुआ तो वो अनक्लीन कैसे हो गया? क्या तुम्हारे छू लेने से अब ये पानी किसी की प्यास नहीं बुझाएगा? क्या तुम्हारे छू लेने से इस पानी की शीतलता खत्म हो गई? तो तुम ऐसा क्यों सोचती हो? पहली बार शी पोर्ड वाटर इनटू हिज कप्ड हैंड्स। प्रकृति ने क्या किया? पीने के लिए देखिए उसने अपने हैंड्स को कप किया। तो जब इस प्रकार हम अपने हाथों को करते हैं ताकि पानी उसमें डाला जा सके, उसने उसके कप्ड हैंड में पानी पोर किया। द हैंड्स ऑफ ए मैन हुज फीट शी वुड नेवर हैव डेयर टू टच। उसने एक ऐसे इंसान के हाथों में पानी दिया जिसके पैरों को भी वो छूने के लायक नहीं है, ऐसे इंसान को वो पानी पिला रही है। जैसे ही ये बात माया ने यानी कि उसकी माँ ने सुनी, शी स्कोल्डेड हर, उसने उसे डांटा। शी वांट दैट सच एन एक्ट वुड ब्रिंग शेम एंड सफरिंग। वो अपनी बेटी को कहती कि तूने बहुत बड़ी भूल कर दी, तुम्हें उसे पानी नहीं पिलाना चाहिए था। तुम्हारे इस एक्ट की वजह से उन्हें बहुत ही शर्म और बहुत ही सफरिंग यानी बड़ी ही कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। और प्रकृति को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो किस जाति में पैदा हुई है। भले ही उसने खुद उससे पानी मांगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो उसको पानी पिला दे। ऐसा करके वो पूरे समाज के गुस्से का अब ऑब्जेक्ट बन जाएगी। लेकिन प्रकृति कहती है कि हिज स्मॉल रिक्वेस्ट फॉर वाटर हैड बिकम एन ओशन इन हर हार्ट।
वो कहती है कि उसने मुझसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी, सिर्फ पानी, लेकिन ये पानी जो तो एक कुएं का था, ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल के समंदर में ये पानी बस गया। उसके इन वर्ड्स ने बहुत गहरा असर उसके ऊपर डाला, और उस ओशन में जो उसके मन में एक समंदर उमड़ पड़ा, उसकी इस रिक्वेस्ट से उस समंदर में अब उसकी कास्ट, उसका जन्म, सब कुछ धुल चुका है। यानी अब वो चांडालिनी नहीं रही। उसकी माँ कहती है तुम एक चांडाल होकर तुमने उसे पानी क्यों पिलाया। प्रकृति कहती है कि अब मैं चांडाल हुई नहीं, क्योंकि जब मैंने उसे पानी पिलाया तो उसके बाद से मेरी जाति, मेरा जन्म, सब कुछ उस समंदर में डूबकर खत्म हो चुका है। अब मैं चांडाल ही नहीं रही, तो ये अपराध कैसे हुआ। हर मदर नोटिस दैट इवन हर वे ऑफ स्पीकिंग हैड चेंज्ड। उसकी माँ एक बात नोटिस करती है कि जब इस प्रकार की बातें प्रकृति उसे बता रही थी तो उसके बोलने का तरीका बदल गया। उसने कभी ऐसी बातें नहीं करी, आज पता नहीं क्या उसके ऊपर जादू हो गया कि उसकी तो आवाज ही बदल गई। शी फियर्ड द मॉन्क्स वर्ड्स वर लाइक ए स्पेल दैट कुड चेंज हर कंप्लीटली। उसकी मां को यह लगता है कि पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे उस मॉन्क ने तुझ पर कोई जादू कर दिया, उसके स्पेल ने तुझे बदल दिया पूरा। प्रकृति कहती है दैट द मॉन्क कुड हैव आस्क्ड वाटर एनीवेयर इन द सिटी। प्रकृति अपनी मां को कहती है कि अगर वो मॉन्क चाहता तो वो पूरे शहर में घूमकर कहीं से भी पानी पी सकता था, लेकिन फिर भी वो इसी कुएं पर क्यों आया। शी फेल्ट इट वॉज हर न्यू बर्थ। वो ये मानती है कि मेरी किस्मत में आज ये इंसिडेंट होना लिखा था, ये मेरा एक नया जन्म है। फॉर थ्रू हर ही विश टू क्वेंच ए ह्यूमन बीइंग थर्स्ट। चांडाल के थ्रू, इस प्रकृति के थ्रू उस मॉन्क ने अपनी प्यास बुझाई। क्वेंच ए ह्यूमन बीइंग थर्स्ट, क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना, उसने मेरे जरिए अपनी प्यास बुझाई है। He spoke of Sita who drank such water during her exile and of Guhak, the Chandal who offered it to her। और प्रकृति कहती है कि उसने मुझे कई उदाहरण दिए ये बात प्रूव करने के लिए कि चांडाल होना बुरा नहीं है। यहाँ तक कि उस मॉन्क ने मुझे सीता का एग्जाम्पल दिया, जिसने अपने वनवास के दौरान भी पानी पिया था, और वो पानी उसे लाकर देने वाला खुद था गुहाक, जो एक चांडाल था। यानी कि अगर जिसको हम भगवान मानते हैं, अगर उन मां सीता ने भी गुहाक नाम के एक चांडाल का ऑफर किया हुआ पानी एक्सेप्ट किया था, तो मैं तुम्हारे हाथ का पानी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता। इस एग्जाम्पल को देकर वो प्रकृति को थोड़ा सा और रेस्पेक्ट देना चाहता है। एवर सिंस हिज वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हर हार्ट। और तब से ही ये शब्द उसके दिमाग में लगातार गूंज रहे हैं, गिव मी वाटर, गिव मी वाटर। बार बार ये शब्द रिपीट होते हैं, गिव मी वाटर। ये डायलॉग वो कई बार बोलती जाती है, गिव मी वाटर, गिव मी वाटर, क्योंकि ये शब्द उसके दिमाग में घर कर चुके हैं पूरी तरीके से। जब ये बातें माया ने सुनी तो वो बहुत चिंता करने लगती है। शी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस चेंज इन अ डॉटर। वो समझ नहीं पा रही कि उसकी बेटी में ऐसा परिवर्तन क्या हो गया, जो आज तक अपने चांडाल के स्टेटस को बर्दाश्त कर रही थी, जो आज तक अपनी रियलिटी को फेस कर रही थी, आज अचानक इतना कैसे बदल गई। देखिए, अभी तक प्रकृति ने नहीं बताया है कि वो जो मॉन्क था वो बुद्धा का शिष्य आनंद था, क्योंकि वो एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी, उसको तो सब जानते होंगे। और ना ही माया को ये बात पता है कि ये यहाँ पर खुद आनंद की बात करें। अभी तक उसे लगा कोई सामान्य सा, कोई नया सा बुद्धिस्ट मॉन्क होगा, शायद इतना भी बड़ा अपराध ना हो, इसीलिए अभी तक कहीं पर भी आनंद का नाम नहीं आता। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बातें सुनकर परेशान हूँ। उसको लगता है शी फियर्स द मॉन्क्स टीचिंग्स में टर्न हर इनटू समवन अनरिकॉग्नाइजेबल। वो कहती है कि मुझे डर लगने लगा है कि उस मॉन्क की टीचिंग्स की वजह से, उसने तुम्हें ये जो शिक्षा दे दी, तुम्हारे दिमाग में ये तो बातें डाल दी, इन बातों की वजह से कहीं तुम अनरिकॉग्नाइजेबल ना हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें कल को पहचान ही ना पाऊं। ऐसा लगता है तुम पर तो कोई जादू काम कर गया है, तुम्हारी आत्मा तक बदल गई है, तुम कैसी बातें करने लगी हो, तुम ये इस प्रकार की बातें पहले तो कभी नहीं करती थी, तो आज ऐसा क्या हो गया। इस बात को लेकर माया बड़ी चिंतित होने लगती है। फिर उसके बाद में अभी उनके बीच का कन्वर्सेशन शुरू है। प्रकृति फील्स दैट हर mother has never truly understood her. She knows that the monk who saw her as a human being has changed her life. प्रकृति अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। वो अपनी माँ को ये कहती है कि तुमने तो आज तक मुझे कभी समझा ही नहीं, तुम मुझे कभी भी पूरी तरीके से नहीं जान पाई, और सिर्फ एक वो मॉन्क ही ऐसा है जिसने मुझ में एक इंसान को देखा, और इस चीज ने मेरी जिंदगी बदल दी। शी वेट्स फॉर द wayfarer as his words still echo in her heart। अब प्रकृति से वो मॉन्क आया,
उसने उससे पानी मांगा और वो पानी पीकर जा भी चुका है, उसको गए तो बहुत वक्त बीत गया, लेकिन प्रकृति अभी भी उस कुएं के पास में बैठकर उसका इंतजार किए जा रही है। जब माया उसके पास में आती है तब तक ऑलरेडी काफी वक्त बीत चुका है प्रकृति को वहां बैठे हुए, और ये शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे हैं और वो कुछ और सुनने को ही तैयार नहीं है। एट मिड डे द पैलेस गॉन्ग साउंड्स, द विलेज गर्ल्स गो होम विद देयर वाटर पोट्स एंड ए काइट फ्लाइज हाई इन द स्काई। अब दोपहर का वक्त भी हो चला है, पैलेस के जो गोंग है वो आवाज कर रहा है, यानी कि घंटा बज रहा है। सारी गांव की लड़कियां अपने अपने पानी को, वाटर पोट्स को लेके जा चुकी हैं। आसमान में कुछ जगह पतंगे उड़ने लगे हैं, पतंग उड़ रही है, बट प्रकृति अभी भी अपने पिचर यानी अपने घड़े को लेकर वहीं बैठी है और अभी तक इंतजार किए जा रही है। पूरी दुनिया काम पर लौट चुकी है, दोपहर का वक्त है, बच्चे खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, सब औरतें जा चुकी है, लेकिन प्रकृति अभी भी उस कुएं के पास में बैठी है, वहां से जाना ही नहीं चाहती। हर मदर आस्क्स whom she waits for, और माँ उसे पूछती किसका इंतजार कर रही हो और कब तक करती जाओगी। प्रकृति कहती है कि वो अपने वे फेरर का इंतजार कर रही है, द वन एंड ओनली इन whom ऑल हु ट्रेवल द वर्ल्ड आर प्रेजेंट। वही बातें हैं, बार बार रिपीट हो रही है, कई एंगल से एक ही बात कही गई है। वो अपनी माँ को कहती है कि मैं इंतजार करूंगी, मैं उस व्यक्ति का इंतजार करूंगी हु ट्रेवल द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया घूमते हैं, मॉन्क है ना, भिक्षुक है, घूमते रहते हैं, मैं उसका इंतजार करूंगी, कई दिन बीत जाने के बाद में भी करूंगी। और वो कहती है कि मैं तो पहले से इंतजार कर रही हूं, कई दिन बीत चुके हैं लेकिन वो वापस लौट के आया ही नहीं। शी फील्स हर हार्ट इज लाइक ए ड्राई वाटरलेस लैंड। प्रकृति कहती है कि ये बात तो आज की नहीं, ये तो बहुत पहले की है, मैं तो कई दिन से यहां पर उसका इंतजार ही कर रही हूं, ये इंसिडेंट आज का नहीं है, ये तो काफी दिन पहले हो गया और इतने दिन बीतने के बाद में भी मैं इंतजार ही कर रही हूं। वो एक बार मुझसे मांगकर पानी पीकर गया, लेकिन वो अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा? जब तक वो वापस नहीं आता मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार करती रहूंगी। उसके बिना उसका हार्ट ड्राई और वाटरलेस लैंड की तरह है, उसकी दिल एक बंजर जमीन की तरह है जिसके अंदर वो इंसान का आना जरूरी है ताकि उसको एक बार फिर से वही फीलिंग आए। प्रकृति बिलीव्स दैट द मॉन्क्स टीचिंग्स इज ए न्यू ट्रूथ फॉर हर। वो ये मानने लगी है कि मॉन्क ने उसको जो भी बातें कही वो एक नया सत्य बनकर आया उसकी जिंदगी में। शी फील्स दैट इवन हर सर्विस कैन हैव वैल्यू। और पहली बार उसे ये महसूस हुआ कि भले ही वो एक चांडालिनी क्यों ना हो, लेकिन वो जो काम करती है, उसकी जो सर्विस है, किसी के प्रति उसकी जो सेवा है, उसकी भी कुछ वैल्यू है, उसका भी कुछ महत्व है। उसकी माँ उसे फिर से वार्न करती है कि हर वर्ड्स आर मेंट ओनली टू बी हर्ड नॉट फॉलोड एंड दैट शी मस्ट रिमेन विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ हर प्लेस। फिर से एक बार माया उसे वार्न करती, उसे चेतावनी देती है कि प्रकृति अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, ऐसा मत करो। ये जो बड़े बड़े शब्द होते हैं कि तुम चांडालिनी नहीं हो, तुम इम्प्योर नहीं हो, तुम भी एक इंसान हो, ये शब्द सिर्फ कहने के लिए होते हैं, सुनने के लिए होते हैं, लेकिन इनको कोई फॉलो नहीं करता। तुम उसके प्यार में इतना मत पड़ो और अपनी हद को पार मत करो। तुम जिस जगह पर हो, यानी तुम जो एक चांडाल के घर पैदा हुई हो, तुम एक चांडालिनी हो, अपनी हैसियत को मत भूलो, अपनी लिमिट को ट्रेस पास मत करो, अपनी हद से मत गुजरो, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। माया रिमाइंड्स हर दैट शी इज ए चांडालिनी एंड मस्ट कीप अवे फ्रॉम द वाइडर वर्ल्ड। इस बाकी पूरी दुनिया से उसे अलग रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक चांडाल के तौर पर जन्म होने के बाद में उसको कभी ये समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसको बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रकृति अभी भी अपनी मां से तर्क किए जा रही है और अभी भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रकृति सिंग्स ऑफ हर जॉय इन सर्विंग हर गॉड फ्रॉम हर हम्बल होम। प्रकृति कुछ गाने लगती है, यहाँ पर आपकी बुक में कुछ लाइंस भी लिखी है, वो एक सॉन्ग है जो प्रकृति खुशी से गाने लगती है। हर मदर बिगिंस टू अंडरस्टैंड दैट ए विमेन कैन राइज बियॉन्ड कास्ट थ्रू लव एंड सर्विस। और तभी उसकी माँ को एक बात समझ में आती है। जब वो उसकी बातें सुनती है, समझती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये लड़की अपनी जाति से ऊपर उठने लगी है। और ऐसा हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि हमारी जाति ही हमारा परिचय हो। कभी कभी एक औरत अपनी जाति से भी ऊपर उठ सकती है, सिर्फ अपने लव और अपने सर्विस के दम पर। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे जहां पर कुछ लड़कियों ने
खुद भगवान से अपना प्रेम जताया है। बहुत सारी ऐसी संत हुई हैं जिन्होंने भगवान को अपने प्रेमी के तौर पर देखा है, लेकिन भगवान ने कभी भी उनकी जाति नहीं पूछी। भगवान ने कभी भी उनका तिरस्कार ये बोलकर नहीं किया कि तुम एक लोअर कास्ट की होकर मुझे कैसे पूज सकती हो या मुझे कैसे प्यार कर सकती हो। यानी कि एक इंसान चाहे तो अपने लव और अपनी सर्विस से अपनी जाति से भी ऊपर उठ सकता है। कई ऐसे बड़े संत हैं जिन्होंने भगवान के प्रति इतनी भक्ति दिखाई कि लोग आज उनको याद करते हैं, उनकी जाति को नहीं। She reminds Prakriti of the king's son who once came to the well, but Prakriti says he saw her only as a beauty to be captured। और यहां पर एक और वाकया होता है। प्रकृति को उसकी माँ याद दिलाती है कि तुम्हें पता है अब से कुछ वक्त पहले वहीं के राजा का बेटा यानी राजकुमार भी तुम्हारे पास में आया था। एक्चुअली प्रकृति बहुत सुंदर है दिखने में, तो ऐसे में वहाँ महल, ये जो महल पीछे कहीं है, उस महल का जो राजकुमार था एक बार वो भी वहाँ आता है और प्रकृति को कुएं के पास बैठा देखता है और वो उसकी सुंदरता से बहुत आकर्षित होता है और वो प्रकृति को ऑफर करता है कि मैं तुम्हें अपने साथ महल ले जाने को तैयार हूं, जबकि वो जानता था कि वो एक चांडाल है। तो प्रकृति उसे मना कर देती है, उसे यह कहकर मना कर देती है कि तुम सिर्फ मेरी ब्यूटी को कैप्चर करना चाहते हो, तुम मेरी सुंदरता को कैद करना चाहते हो। देखिए यहां पर उसकी माँ उसे एग्जाम्पल देकर कहती है कि अगर तुझे जाना ही था तो राजकुमार ने भी तो तुझे ऑफर दिया था, उसके साथ चली जाती। लेकिन प्रकृति का तर्क यह है कि वो सिर्फ उसकी सुंदरता को बंदी बनाकर लेकर जाना चाहता था, वो उसकी रेस्पेक्ट थोड़ी करता था। वो जो राजकुमार था वो इसकी सुंदरता को कैद करने के लिए आया था, लेकिन ये मॉन्क उसे आजाद करने के लिए आया है। कैद में और आजादी में फर्क है। द मॉन्क शी फील्स सीन एंड रेस्पेक्टेड एज ए ह्यूमन बीइंग। उसने प्रकृति को एक इंसान के तौर पर देखा, एक सुंदर शरीर के तौर पर नहीं जिसको कैद किया जा सके। इसलिए वो कभी राजकुमार के पास में नहीं गई, लेकिन आज इस मॉन्क के लिए तरस रही है। प्रकृति लॉन्ग्स टू ऑफर हर वॉल लाइफ एट द मॉन्क्स फीट। प्रकृति कहती है कि मैं अपना पूरा जीवन उस मॉन्क के चरणों में बिताने को तैयार हूं। शी सेज ही इज द फर्स्ट हु हैज ट्रूली रिकॉग्नाइज्ड हर। ये पहला इंसान है जिसने उसको पहचाना है, जिसने उसको सत्य में ट्रूली रिकॉग्नाइज करा है। आई वॉन्ट टू टेक दिस लाइफ ऑफ माइन। मैं अपने इस जीवन को एक बास्केट ऑफ फ्लावर्स यानी एक फूलों के गुलदस्ते की तरह उसके पैरों में समर्पित करने को तैयार हूं। इट विल नॉट डिफाइल देम। और वो मुझे स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना पूरा जीवन उसके चरणों में दे दूंगी और वो डिफाइल नहीं होगा। डिफाइल का मतलब वो करप्ट नहीं हो जाएगा, वो दूषित नहीं हो जाएगा मेरे छू लेने से। हर मदर वॉन्स दैट ए चांडालिनी मस्ट स्टे विद इन हर लिमिट्स। फिर एक बार उसकी माँ उसे वार्न करती है कि अपनी लिमिट को मत भूलो, इस प्रकार की फीलिंग्स डेंजरस हो सकती है। लेकिन प्रकृति सेल्फ ह्यूमिलिएशन को रिजेक्ट कर देती है और यह कहती है कि बर्थ डज नॉट डिसाइड ए पर्सन्स वर्थ। किसी इंसान का जन्म उसके महत्व को डिसाइड नहीं कर सकता। कई ऐसे बड़े लोग हुए हैं दुनिया के अंदर जिनका जन्म एक बहुत ही हम्बल फैमिली में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना नाम पूरी दुनिया में किया। उनकी वर्थ उनके जन्म से तय नहीं हो जाती। प्रकृति विशेष टू कॉल द मॉन्क टू देयर होम, बट हर मदर फियर्स ऑफेंडिंग ए होली मैन। प्रकृति कहती है कि मैं उस मॉन्क को अपने घर बुलाऊंगी, उसे अपने पास बुलाऊंगी, लेकिन उसकी मां डर रही है कि हम कहीं उस होली का मतलब पवित्र, उस पवित्र आत्मा को ऑफेंड ना कर दे, उसे कहीं हमारी बात का बुरा न लग जाए। लेकिन प्रकृति कहती है कि शी विल कॉल नॉट विद हर वॉइस बट विद हर हार्ट। मैं उसे अपनी आवाज से नहीं, अपने दिल से बुलाऊंगी और वो मेरे लिए आएगा। She compares their love to the meeting of rivers and hopes he will accept her longing as the clouds accept the earth। यहाँ पर प्रकृति एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है, एक मेटाफर यूज करती है और वो कहती है कि जिस प्रकार बादल भी तो इस धरती को स्वीकार करते हैं, वहाँ ऊपर आसमान में जो बादल उड़ रहा है वो सिर्फ धरती के प्यार में नीचे ज़मीन पर आकर उसके ऊपर बरस जाता है। वो अपना आसमान छोड़कर अगर धरती को गले लगा सकता है तो वो मुझे गले क्यों नहीं लगा सकता। दो नदियाँ भी तो आपस में मिलती हैं और दो नदियों का पानी क्या एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता? अगर नदी का पानी एक दूसरे को स्वीकार कर सकता है, अगर ये बादल इस धरती को स्वीकार कर सकते हैं, तो वो भी मुझे एक्सेप्ट कर सकता है। विल नॉट द क्लाउड्स कम ऑफ देमसेल्व्स टू फिल द वॉल स्काई, द रेन सीक द सॉइल बाय इट्स ओवन वेट।
जब आसमान में बादल घिर आते हैं तो इन्हीं बादलों के वजन की वजह से वो जाकर मिट्टी पे गिरते हैं, तो वो भी तो मिट्टी को छूते हैं ना, जो आसमान में थे वो भी तो जमीन पर आ गिरते हैं ना किसी के लिए, तो वो मेरे लिए क्यों नहीं आ सकता। हर मदर फाइंड सच ड्रीम्स फुलिश एंड सेज लाइफ इज रूल्ड बाय डेस्टिनी। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारे ये सब सपने फुलिश है, ये मूर्खता वाली बातें हैं, और हमारा जीवन इस प्रकार की बातों से नहीं बल्कि हमारी डेस्टिनी यानी कि हमारी किस्मत, हमारे भाग्य से चलता है। और तुम्हारे भाग्य में एक चांडाल होना लिखा था, तुम्हारा जन्म एक चांडाल परिवार में हुआ है, तो तुम चांडाल ही रहोगी। ऐसी बातें करने का कोई यूज नहीं है। प्रकृति इज डिटरमाइंड एंड आस्क्स हर मदर हु नोज स्पेल्स टू ब्रिंग द मॉन्क टू देम। और यहां पर अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अभी तक प्रकृति अपनी मां को यह विश्वास दिलाने में लगी थी कि वो उस मॉन्क से बहुत ज्यादा प्रेरित हुई है। उस मॉन्क ने उसे एक इंसान का दर्जा दिया है। पहली बार किसी ने उसकी जाति और उसके जन्म को नहीं देखकर उसकी ट्रू आइडेंटिटी को जानने की कोशिश करी है। लेकिन अचानक प्रकृति अपनी मां को यह कहती है कि मां, तुम्हें तो स्पेल करना आता है ना, तुम्हें तो जादू टोना करना आता है, तो तुम एक काम करो, तुम अपने जादू से मॉन्क को मेरे पास ले आओ। मैं उसका कई दिनों से इंतजार कर रही हूं, लेकिन वो जा चुका है और वापस लौट के नहीं आता, और मुझे उस इंसान के पास जाना है। मुझे खुद को फूलों की तरह उसके चरणों में अर्पित कर देना है, तो मुझे वो मॉन्क चाहिए किसी भी कीमत पर। तो तुम्हें जादू आता है तो तुम अपने जादू से उस मॉन्क को मेरे पास लेकर आओ। जैसे ही ये बात उसकी मां सुनती है तो वो डर जाती है। शी सेज सच मैन आर नॉट लाइक ऑर्डिनरी पीपल एंड दैट यूजिंग स्पेल्स ऑन देम वुड बी लाइक प्लेइंग विद फायर। मां कहती है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। अगर तुम मुझे कहो तो मैं उस राजकुमार को तुम्हारे लिए लेके आ सकती हूँ, किसी भी इंसान को मैं अपने जादू से वश में कर सकती हूँ, तुम्हारे पास लेके आ सकती हूँ। लेकिन तुम जिस इंसान की बात कर रही हो वो इंसान कोई आम इंसान नहीं है। मगर मैं अपने स्पेल्स उसके ऊपर यूज करती हूं तो ये आग के साथ खेलने के समान होगा। इट विल बी लाइक प्लेइंग विथ फायर। हम आग से खेल रहे हैं, ये बहुत डेंजरस है। प्रकृति चैलेंजेस हर सेइंग शी वुड हैव यूज्ड स्पेल्स ऑन द किंग्स सन विदाउट फियर। इसी बात पर प्रकृति कहती है, उसे चैलेंज करती है, अपनी मां को एक चुनौती देती है कि क्यों मां, तुम क्यों नहीं करोगी? अगर तुम चाहती तो क्या किंग के बेटे को बिना डर के मेरे पास नहीं ले आती? अगर तुम उस राजकुमार को वश में करके मेरे लिए लेकर आ सकती हो तो इस मॉन्क को क्यों नहीं? द मदर शडर्स। शडर का मतलब डर के मारे कांपना। उसकी मां कांपने लगती है ये बातें सुनकर। उसको फॉर दो शी फियर्स किंग शी फियर्स द साइलेंट स्ट्रेंथ ऑफ होली मैन इवन मोर। वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए उस राजकुमार को लेकर आ सकती थी अगर मैं चाहती तो। क्यों? क्योंकि मुझे राजाओं से, किंग्स से डर लगता है, लेकिन मुझे होली मैन की स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा डर लगता है। शायद उस राजकुमार को तुम्हारे लिए ले आ पाना इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक बहुत पवित्र आत्मा है, एक होली मैन है, एक मॉन्क है। और एक मॉन्क को जादू से वश में करके लाना और एक साधारण से राजकुमार को वश में करके लाने से अलग है। इस बात पर मां थोड़ा सा डरने लगती है। लेकिन अभी भी प्रकृति अपनी जिद नहीं छोड़ रही। अभी भी उसका जो रिजॉल्व, मतलब उसका जो एक प्रण है वो बहुत गहरा है। प्रकृति इज डीपली चेंज बाय द मॉन्क। वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। आनंद के ये जो वर्ड्स थे, गिव मी वाटर, वो अभी तक उसके मन में इको कर रहे हैं। शी फील सीन एंड रेस्पेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार उसे यह महसूस हुआ है कि किसी ने उसकी रेस्पेक्ट करी है, और वो किसी भी हालत में उस ओल्ड डार्कनेस, पुराने अपने अंधकार वाले जीवन में नहीं जाना चाहती। वो अपने उस न्यू सेल्फ को फॉरगेट नहीं करना चाहती। वो अपनी मां को कहती है कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, शी इज रेडी टू लूज एवरीथिंग। अगर तुम्हें लगता है कि उस मॉन्क को ऊपर जादू करने से हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा, हम या मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो पड़ जाने दो हमें। मैं किसी चीज को खोने से नहीं डरती। एवरी बर्डन ऑफ पास्ट बर्ड्स इफ ओनली दिस लाइफ कैन बी फुलफिल्ड। अगर आज मेरी ये लाइफ जो उस मॉन्क से मुझे मिली है, मेरा जो एक न्यू बर्थ हुआ है, अगर मेरी ये लाइफ फुलफिल होती है, आज मुझे अपने जीवन में जो चाहिए था अगर मुझे वो मिलता है, तो मैं हर चीज को खोने के लिए तैयार हूं। मैं अपने पास्ट बर्थ का सारा बर्डन छोड़ना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि न जाने पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में मैं क्या रही होंगी, मैं आज इस जन्म में पहले क्या थी, मैं उन सब को छोड़ देना चाहती हूं। मैं अपने पास्ट के बर्डन को उतार फेंकना चाहती हूं। बस मेरा ये वाला जीवन फुलफिल हो जाए।
She wants to give herself completely to the man who has taught her that even a Chandalini is a human being. वो अपना पूरा जीवन उस इंसान के लिए समर्पित कर देना चाहती है जिसने उसे सिखाया कि चांडालिनी भी इंसान होती है। हर मदर वॉन्ट्स दैट यूजिंग स्पेल्स ऑन ए होली मॉन्क इज ए ग्रेट रॉन्ग, लेकिन अभी भी उसकी वहां उसे समझाई जा रही है, उसे वार्न करती है कि अगर मैं स्पेल यूज करूंगी एक होली मॉन्क के ऊपर तो ये बहुत बुरा होगा एंड मे ब्रिंग ए कर्स, और ये एक श्राप की तरह उनके ऊपर लगेगा। लेकिन प्रकृति कहती है ए रिलीजन दैट इंसल्ट्स इज फॉल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर। प्रकृति एक बहुत ही गहरी बात कहती है, वो कहती है कोई भी ऐसा रिलीजन जो किसी को इंसल्ट करता हो वो रिलीजन फॉल्स है, वो रिलीजन गलत है। यानी कि यहां पर प्रकृति कहती है कि अगर तुम्हें यह लगता है कि ये जो धर्म है, जिस धर्म ने हमें चांडाल बना के रखा है, अगर वो धर्म चांडाल बनाकर हमें इंसल्ट कर रहा है, अगर आज हम अपनी ही नजरों में, समाज की नजरों में गिर रहे हैं, तो मुझे ऐसा रिलीजन ही नहीं चाहिए, वो रिलीजन ही फॉल्स है जो दूसरे को इंसान न समझे। शी रेस्पेक्ट्स ओनली द वन हु रेस्पेक्ट्स हर। वो कहती है मुझे इस धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आज अगर आनंद को प्राप्त करने के लिए मैं धर्म के खिलाफ जा रही हूं तो मुझे ऐसा धर्म ही नहीं चाहिए, मुझे केवल वो इंसान चाहिए जिसने मेरी रेस्पेक्ट करी। वो अपनी मदर को बैग करती है, उनसे मिन्नतें करती है कि तुम कैसे ही करके अपने स्पेल्स को चैंट करो, अपने मंत्रों को पढ़ो और आनंद को मेरे पास लेके आओ। माया अभी भी हेजिटेट कर रही है, हिचकिचा रही है, वो डरती है इस अपराध से, लेकिन फाइनली अपनी बेटी के प्यार के आगे झुक जाती है और वो ये मैजिकल स्पेल करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रकृति ने इतनी बातें अपनी माँ को बोली, उसके बाद में जो उसकी माँ है माया, वो तैयार हो जाती है अपनी बेटी के लिए उस मैजिकल स्पेल को करने के लिए। और जैसे ही ये बातें सुनी, प्रकृति की आंखों में चमक आ जाती है, एक फियरलेस डिवोशन उसकी आंखों में आ जाता है और वो कहती है कि अगर किसी के लिए लॉन्गिंग इज ए क्राइम शी विल कमिट इट फॉर शी मस्ट गिव ऑल दैट शी हैज। वो कहती है अगर किसी के लिए तरसना, किसी के लिए जो लॉन्गिंग होती है, हम जब किसी से प्यार करते हैं और उन्हें पाना चाहते हैं और अगर उनको पाना एक अपराध है तो वो ये अपराध करेगी। अगर उस मॉन्क को यहां बुलाने के लिए मुझे एक अपराध करना पड़ा, क्यों? क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूं। अगर मेरा प्यार एक अपराध है तो अपराध सही, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और मैं अपना सब कुछ उसके लिए देने के लिए तैयार हूं। मैं अपना रिलीजन तो ऑलरेडी देने की बात कर ही चुकी है। वो कहती है कि अगर ये अपराध है तो अपराध सही, मैं इस अपराध को करने के लिए तैयार हूं। प्रकृति रिमेंबर्स हाउ आनंद केम आफ्टर बेगिंग एम्स ऑल मॉर्निंग। फिर एक बार वो आनंद को याद करने लगती है। वो कहती है कि कैसे बेगिंग एम्स का मतलब भिक्षा मांगने के बाद पूरे सुबह भिक्षा मांगता रहा और ये कॉमन लैंड यानी ये जो जमीन है इस गांव की, वो उसको क्रॉस करके आया इस जलते हुए ग्राउंड के ऊपर चलते हुए, एंड द रिवर बैंक इन द स्कॉर्चिंग सन, इस इतनी तेज जलती धूप में नदी को पार करके जब वो यहां तक आया और मुझे आकर उसने ये माइटी वर्ड्स बोले, गिव मी वाटर, वही चीजें अभी तक उसके दिमाग में चल रही है। दोज वर्ड्स फिल्ड हर लाइफ विद लाइट। इन शब्दों ने उसके जिंदगी को लाइट से भर दिया। उसका एक जो हैवी स्टोन यानी उसके दिल पर एक जो पत्थर था, एक जो बोझ था जिसने अब तक उसको ब्लॉक कर रखा था, उसने अपने हृदय पे अपनी जाति के नाम का जो एक बड़ा पत्थर रख रखा था, आज वो पत्थर हट गया है। वो पत्थर आनंद ने हटा दिया है और उसको एक इंसान के तौर पर देखा है। गिव मी वाटर, द वाटर विच हैज फिल्ड ऑल माई डेज टू ओवरफ्लोइंग विच आई मस्ट नीड्स गिव और डाई। वो अपनी माँ को इसी बात के लिए मनाती है कि माँ अब मैं वापस पीछे लौट कर नहीं जा सकती। उसने मुझे ये जो शब्द बोले गिव मी वाटर, मेरी पूरी जिंदगी उसी शब्दों के साथ में बह गई है। अब चाहे जीना पड़े या मरना, लेकिन मैं आनंद को प्राप्त करके रहूंगी। ये बातें बोलकर वो अपनी माँ को उस मैजिकल स्पेल के लिए रेडी करने लगती है। अब क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, प्रकृति's लॉन्गिंग ग्रोज। लॉन्गिंग का मतलब वो जो उसकी एक तड़प है, वो तड़प लगातार बढ़ती जा रही है। प्रकृति हैज फाउंड इन इनएग्जॉस्टिबल वाटर इन आनंद सिंपल वर्ड्स। प्रकृति को आनंद के ये जो शब्द थे गिव मी वाटर, इन शब्दों के अंदर ऐसा लगता है जैसे बात थोड़े से पानी की नहीं है, एक पूरा पानी का समंदर आ गया हो जैसे। हर हार्ट ओवरफ्लोज विद जॉय एंड लॉन्ग्स फॉर हिम डे एंड नाइट। दिन रात बीतते जा रहे हैं और उसका दिल अभी भी इस चीज से, इस जॉय से ओवरफ्लो हो रहा है और वो उसके लिए तरसती जा रही है, उसकी तड़प बढ़ती जा रही है। वो अपनी मदर को अभी भी बैग किए जा रही है कि कैसे भी करके आनंद को वापस लेके आओ।
सेइंग शी फियर्स ओनली लूजिंग हरसेल्फ अगेन इन द डार्कनेस। वो अपनी माँ को कहती है कि मुझे डर है कि अगर मुझे आनंद नहीं मिला तो मैं खुद को खो दूंगी, मैं उस अंधेरे और शर्म की दुनिया में एक बार फिर से खो जाऊंगी और मुझे किसी भी कीमत पर आनंद चाहिए। माया हेजिटेट करती है, वो अभी भी डर रही है कि एक होली मॉन्क के ऊपर इस प्रकार का स्पेल परफॉर्म करना एक ग्रेव सिन यानी एक गंभीर अपराध होगा। उसकी माँ ने उसे हाँ तो बोल दिया, उसकी माँ ने उसे कह दिया कि ठीक है तुम्हारे लिए वो मैजिकल स्पेल मैं करूंगी, लेकिन अभी भी उसके मन में हिचकिचाहट है और माया अभी भी कैसे भी करके इस चीज को टाल देना चाहती है। लेकिन प्रकृति की जो लॉन्गिंग है वो उसके डर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी माँ के मन में डर है कि अगर मैं प्रकृति के लिए ये बात करूंगी तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी माँ के डर से कहीं ज्यादा प्रकृति का प्यार मजबूत है। वो अभी भी ये फील करती है कि आनंद ने ही उसे ट्रूली रिकॉग्नाइज करा और उसको एक नया जीवन दिया और ये नया जीवन वो वापस नहीं खोना चाहती। प्रकृति विशेष टू गिव हरसेल्फ कंप्लीटली टू हिम। वो पूरी तरीके से उसे समर्पित हो जाना चाहती है, उसके जन्मों का सारा बोझ हटा देना चाहती है। और ये हमने वैसे तो देख लिया ऑलरेडी, ये तकरीबन वैसे ही बातें कह रहा है कि वो रिलीजन जिसने मुझे इंसल्ट किया वो फॉल्स है, मुझे बस आनंद चाहिए। अब क्या हो सकता है? माया दो वरीड एग्रीज टू ट्राई। इस बात पर माया कहती है कि ठीक है, वो वरीड है, वो चिंतित है अपनी इस बात को लेकर कि मैं एक मैजिकल स्पेल करके एक मॉन्क को बुलाने वाली हूं, लेकिन वो कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतना ही कहती हो तो मैं एक बार कोशिश करूंगी। When Anand and the monks pass by the well, प्रकृति sees him walking ahead of the others। अब क्या होता है, जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी ये जो सारे के सारे मॉन्क थे, मॉन्क का जो पूरा एक ग्रुप था वहां से गुजरकर आगे चला जाता है। अभी भी प्रकृति अपनी माँ माया को कन्विंस करने में लगी है कि तुम्हें मैजिकल स्पेल करके उसे बुलाना है, और इसी दौरान वो देखती है कि आनंद जो सबसे आगे चल रहा है वो और उसके मॉन्क्स वहां से होकर गुजर कर जा रहे हैं, यानी कि वो इनके नगर को छोड़कर कहीं और अपनी यात्रा पे आगे जा चुके हैं। और प्रकृति को ये बात देखते ही धक्का लगता है, वो अपनी माँ को कहती है देखो माँ वो लोग तो जा रहे हैं। और प्रकृति कहती है कि वो जो सबसे आगे चल रहा है ना वही आनंद है जिसको मैं पाना चाहती हूं, लेकिन वो तो जा रहा है नगर को छोड़ के, और वो जाते हुए वहां से गुजरा लेकिन उसने मुझे मेरी ओर देखा तक नहीं। देखिए, ही डज नॉट लुक टुवर्ड्स हर और से गिव मी वाटर अगेन। वो कहती है कि माँ पिछली बार जब वो आया था तो उसने मुझे कहा था गिव मी वाटर, लेकिन आज भी तो वो कुएं के पास से होकर गुजरा, तो एक बार फिर किसी बहाने से मेरे पास आ सकता था, मुझसे और पानी मांग सकता था, लेकिन वो तो आया ही नहीं। और वो अपने मॉन्क्स के ग्रुप के साथ में चला जा रहा है एज इफ जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी माँ को कहती है माँ उस दिन वो उसने मुझसे पानी मांगा, लेकिन आज उसने मुझसे पानी क्यों नहीं मांगा? वो यहां तक आया और मुझे बिना देखे चला गया। इस बात पर अचानक उसे बहुत हर्ट होता है। वो अपनी माँ को कन्विंस कर रही है उस इंसान के लिए, और वो इंसान वापस दोबारा वहां आया लेकिन कुएं के पास से होकर गुजरता चला गया, उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो डीपली हर्ट होती है और शी फील्स अबेंडन्ड। उसे लगता है जैसे उसका तिरस्कार हुआ है और उसको लगता है जैसे वो वापस धूल में गिर चुकी है, उसी धूल मिट्टी से जहां से वो निकली थी उसी धूल मिट्टी में दोबारा वो गिर गई है। उसे अचानक ऐसे महसूस हुआ, उसका दिल टूट गया, बिकॉज वो जिसका इंतजार इतने दिनों से कर रही है वो इंसान आया दोबारा, लेकिन उसकी ओर बिना देखे बिना उसे पानी मांगे वो तो चला गया। माया ट्राइज टू कंसोल हर सेइंग दैट ब्रोकन ड्रीम्स शुड बी लेट गो। इस बात पर माया उसे कहती है जाने दे बेटा, कोई बात नहीं, ये जो टूटे हुए सपने होते हैं ना इन्हें भूल ही जाना बेहतर है, सपनों के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसे कंसोल करती है, उसको सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन ये होने के बावजूद प्रकृति की डिजायर फेड नहीं होती, उसकी जो इच्छा है वो कम नहीं होती, उसकी लॉन्गिंग अभी भी बढ़ती जा रही है। और उसकी ये जो एक तड़प है ये कोई सपना नहीं है, ये एक आग है जो उसके अंदर जल रही है। वो अपनी माँ को कहती है माँ तुम कहती हो कि इस सपने को भूल जाओ, अगर सपना होता तो भूल भी जाती। हम टूटे हुए सपने को जब नींद से उठते हैं तो सपनों को पीछे छोड़ देते हैं, सपनों में थोड़ी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन वो सपना थोड़ी है माँ, वो तो एक आग है जो मेरे अंदर कंटिन्यू जल रही है, उस जलती हुई आग को मैं कैसे भूल जाऊं? तो मैं तो उसे पाकर ही रहूंगी। शी क्वेश्चंस हाउ दोज हु हैव नो टाइज और बर्डन्स कैन बी कॉल्ड द ओनली वंस हु आर अवेक एंड रियल, एंड हर क्राई फॉर लॉन्गिंग कंटिन्यूज। और वो इस मॉन्क की जो फिलॉसफी होती है इस फिलॉसफी को भी क्वेश्चन करने लगती है। वो कहती है कि क्यों ये मॉन्क ऐसा कहते हैं कि जो किसी बंधन में नहीं बंधा, जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं, क्या वही अवेक है, क्या वही रियल है? क्यों?
मतलब कि वो ये कहना चाहती है कि ये मॉन्क्स किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहते, क्योंकि इनको टीचिंग ही ये दी हुई होती है। आज वो मॉन्क दोबारा वहां से गुजरा, लेकिन वो तो प्रकृति से प्यार नहीं करता, वो उसकी ओर बिना देखे निकल भी गया। तो ये लोग क्यों किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते, ये क्यों किसी रिश्ते के बोझ को नहीं उठाना चाहते, और क्यों इनको ये लगता है कि जो रिश्तों के बोझ से नहीं बंधा वही अवेक है, वही रियल है। क्यों वो मुझे क्यों नहीं अपनाना चाहता, मेरे साथ रिश्ता बनाने में उस इंसान को क्या हिचक है, वो क्यों मुझे नहीं चाहता, क्यों ये लोग रिश्तों से दूर भागते हैं, क्यों इन लोगों को लगता है कि अवेक होने का मतलब है रिश्तों से दूर हो जाना। लेकिन उसकी जो तड़प है वो अभी भी नहीं जाती, वो अभी भी परेशान है और रोने लगती है। अब उसके बाद में समय बीत गया। माया कैन नॉट बियर टू सी प्रकृति सफरिंग, सो अब माया अपनी बेटी को रोते हुए तड़पते हुए लगातार देखती है, और वो उसको इस प्रकार और सफर करते हुए नहीं देख सकती, उसकी सफरिंग यानी उसकी मुसीबत, उसके कष्ट को वो और नहीं देख पाती। तो वो डिसाइड करती है कि ठीक है, अब मैं अपने स्पेल्स करूंगी, नो मैटर हाउ फार ही हैज गॉन। वो अपनी बेटी को कहती है कि वो चला गया ना वहां से, तुझे बिना देखे जाने दे, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, मैं उसके ऊपर जादू करूंगी और मैं उसे बुलाकर वापस लाऊंगी। प्रकृति फुल ऑफ फियर्स लॉन्गिंग बिलीव्स मायाज एंशिएंट स्पेल्स आर स्ट्रॉन्गर देन द मोंक्स मंत्रास। और प्रकृति अपनी मां को विश्वास दिलाती है, मां तुम्हारा जो एंशिएंट स्पेल है, यानी ये जो तुम्हारा एक जादू का तरीका है, तुम्हारे जो मंत्र है ना, इन मॉन्क के मंत्र से तो कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। इन मॉन्क्स ने तो रिलीजन अभी अपनाया ना, ये तो अभी बुद्धिस्ट बने होंगे, लेकिन तुम्हारे मंत्र तो ये प्रकृति की शक्ति है। अगर तुम चाहो तो अपने मंत्रों से उस मॉन्क के मंत्रों को पछाड़ सकती हो, तुम उन्हें लेकर आ सकती हो। एक मॉन्क के मंत्र भी तुम्हारे जादू के मंत्र के आगे कुछ नहीं है। द मॉन्क्स मूव ऑन अलोंग द रोड, देयर डेस्टिनेशन अननोन एज दे वंडर आफ्टर द रेन्स। बारिशें बीत चुकी हैं, बारिश होने तक ही तो ये मॉन्क इस नगर में रुके हुए थे, अब तो बारिश चली गई है, तो ये मॉन्क्स तो एक अननोन डेस्टिनेशन यानी एक पता नहीं कहां किस जगह के लिए निकल गए हैं, ये जाए जा रहे हैं। और माया वंडर करती है कि वो आनंद को इतनी दूरी से कैसे लेकर आएगी। अभी तक इन्हें लगता था कि वो इनके नगर में ही रुका हुआ है, तो वो उसको अपने मैजिकल स्पेल से ले आएंगी। लेकिन दूसरी बार ये मॉन्क उस रास्ते से गुजरते हैं, बारिशें रुक चुकी, तो ये तो जा रहे हैं, ये तो अपनी डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और माया को ये डर लगता है कि अगर ये बहुत दूर निकल गए चलते चलते, तो मैं उनको जादू से वापस कैसे लेकर आऊंगी, ये तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रकृति अभी भी अनवेवरिंग है, यानी प्रकृति का रिजॉल्व, प्रण अभी भी पक्का है। वो कहती है, मां जाने दो, कितना दूर जाएंगे, डिस्टेंस मींस नथिंग फॉर मदर्स मैजिक। तुम मेरी मां हो और तुम्हारे जादू के आगे कोई डिस्टेंस मैटर नहीं करता। इफ ही हैज शोन नो पिटी टू हर, शी विल शो नन टू हिम। वो कहती है कि अगर आनंद दूसरी बार जब वहां से गुजरा तो बिना उसे देखे चला गया, अगर वो उसके ऊपर तरस नहीं खा रहा, आनंद अगर प्रकृति पर तरस नहीं खा रहा तो वो उस पर क्यों तरस खाए, मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। माया एग्री कर जाती है और उसको प्रॉमिस करती है कि वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल, सबसे शक्तिशाली जो जादू है उसका इस्तेमाल करेगी, बाइंडिंग हिज माइंड, उसके दिमाग को बांध देगी, सो ही कैन नॉट एस्केप हर कॉल वेर एवर ही गोज। अब वो चाहे कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, कई दिन भी लग जाएंगे, तो भी मैं अपना मैजिकल स्पेल करूंगी, उसके दिमाग को बांध दूंगी और उसको यहां पर लेकर आऊंगी, वो मेरी कॉल से नहीं बच सकता। Maya gives Prakriti a magic mirror and asks her to dance with it in his hand. अब देखिए क्या होता है, यहां पर आपको एक मैजिक मिरर जैसा कुछ दिख रहा होगा। माया प्रकृति को एक मिरर, एक कांच देती है कुछ इस प्रकार का, और उसे कहती है कि मैं जब जादू करना शुरू करूंगी तो तुम इस शीशे में देखती रहना और इसको अपने हाथों में लेकर नाचना। ये उनके जादू का कोई पार्ट है। वो कहती है मैं मंत्र बोलूंगी और तुम इसको अपने हाथ में लेकर नृत्य करना। इन द ग्लास प्रकृति विल सी आनंद शैडो एंड नो हाउ नियर ही इज। अब आनंद तो अपने बाकी मॉन्क्स के साथ में बहुत दूर जा चुका है, तो माया कहती है कि वो कहीं पर भी चला जाए तुम्हें इस जादुई ग्लास में दिखाई देगा, तुम इसको अपने हाथों में लेकर डांस करते रहना और तुमको इसमें आनंद की शैडो दिखाई देगी, तुमको इसमें उसकी परछाई नजर आएगी और तुम जान पाओगी कि वो कितना नजदीक आ चुका है मेरे मंत्रों की वजह से। प्रकृति लुक्स एट द स्टॉर्म क्लाउड्स गैदरिंग इन द वेस्ट एंड फील्स श्योर
द स्पेल विल वर्क। प्रकृति कहती है कि देखो माँ, आसमान में कितने बादल इकट्ठे हो रहे हैं वेस्ट की तरफ से, और उसको पूरा विश्वास है कि उसका स्पेल जरूर काम करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शी इमेजिन्स इज ड्राई मेडिटेशन स्कैटरिंग लाइक विदर्ड लीव्स। वो कहती है माँ, आनंद की ताकत भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाएगी, उसका मेडिटेशन तो ड्राई है। वो जो ध्यान योग करता है ना, वो तो एक सूखे पत्तों की तरह बिखर जाएगा। जैसे तेज हवा चलने पर या बादलों के घिर आने पर बरसात में ये जो सूखे पत्ते होते हैं किस प्रकार बिखर कर आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वो भले ही कितना ताकतवर हो, भले ही उसने कितनी मेडिटेशन की हो, वो सारी मेडिटेशन पत्थरों की तरह बिखर जाएगी। हिज लैम्प गोइंग आउट, हिज पाथ लॉस्ट इन डार्कनेस। उसका जो लैंप है वो हमेशा के लिए बुझ जाएगा, उसका रास्ता खो जाएगा, अंधेरे में खो जाएगा। और एक जैसे पक्षी किसी तूफान में फंसकर कैसे तूफान हवाओं के भरोसे उड़ता उड़ता आ जाता है, ठीक उसी प्रकार वो उड़ता हुआ हमारे दरवाजे पर आ खड़ा होगा। वो अपनी माँ को विश्वास दिलाती है कि माँ, तुम अपना जादू कंटिन्यू करो, वो आएगा। उसका मेडिटेशन तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। जैसे एक तूफान में एक पक्षी कैसे निर्बल सा होकर हवाओं के भरोसे उड़ने लगता है, उसी प्रकार वो भी हेल्पलेस होकर हमारे दरवाजे तक, हमारे दर तक आ जाएगा। माया वॉन्स हर टू थिंक वेल बिफोर बिगिनिंग। अब माया एक बार फिर उसे आखिरी चेतावनी देती है। देखिए, पहले माया को पता नहीं था कि वो जिस मॉन्क की बात कर रही है वो मॉन्क खुद आनंद है। लेकिन जब ये बात माया को पता चली कि वो जिस मॉन्क की बात कर रही है आनंद है, तो माया और घबरा गई, माया और डर जाती है और वो कहती है कि तू इतनी देर से आनंद की बात कर रही थी, तू जानती तो है कि आनंद कितना पावरफुल पर्सन है, वो बुद्धा का शिष्य है, उसका सबसे नजदीकी, उसका सबसे प्रिय शिष्य है, और मैं उसके ऊपर ये मैजिकल स्पेल करूंगी तो ये बहुत डेंजरस है। उससे ज्यादा पवित्र इंसान आज धरती पर कौन है, और मैं उसको अपने जादू से अगर यहां लाऊंगी तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। माया उसे फिर से एक बार वार्न करती है कि एक बार अच्छे से सोच लो, क्योंकि एक बार मैंने स्पेल करना शुरू किया तो मैं उसको अनडन नहीं कर सकती, मैं उसे अंडू नहीं कर पाऊंगी। एक बार अगर मैंने स्पेल किया तो मैं उस स्पेल को तोड़कर उसको वापस नहीं भेज पाऊंगी। वो आ तो जाएगा तेरे पास में, लेकिन ये जो आग तू जला रही है, हो सकता है इस आग में सब कुछ जलकर भस्म हो जाए। क्योंकि जादू टोना करना, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो बुद्धा का शिष्य है, आनंद, ये कोई सरल काम नहीं है। अगर मैंने उसके ऊपर जादू किया और कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी गड़बड़ हुआ, द वर्क विल कोस्ट माया हर लाइफ। वो कहती है मुझे मेरी जान से जाना पड़ेगा, मेरी जिंदगी यहां पर स्टैक पर है, क्योंकि मैं कोई बहुत साधारण काम नहीं कर रही हूं, कोई राजकुमार के बेटे को या किसी आम राह चलते व्यक्ति को नहीं, मैं आनंद को अपने मैजिकल स्पेल से लेकर आने वाली हूं। तो हो सकता है इसकी कीमत मुझे अपनी जान गंवा कर भी चुकानी पड़े। तो एक बार सोच लो, ये मैजिकल स्पेल करने का मतलब तुम अपनी मां को हमेशा के लिए खो दोगी। आनंद तुम्हें मिल जाएगा लेकिन तुम्हारी मां जा सकती है। शी मस्ट बी रेडी टू एंड्योर इट टू द एंड। और एक बार ये स्पेल शुरू करने पर जो कुछ भी होगा इसको रोका नहीं जा सकेगा, तुम्हें इसको अंत तक देखना पड़ेगा। एंड्योर यानी सहन करना पड़ेगा जो कुछ भी होता रहेगा। लेकिन प्रकृति के मन में तो कोई डर नहीं है, प्रकृति फियर्स नथिंग। शी बिलीव्स आनंद इज नो कॉमन मैन एंड दैट नथिंग कैन हार्म हिम। अब मां उसे यह कहती है कि इस सब से आनंद को भी बहुत हार्म पहुंच सकता है, उसे बहुत नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन प्रकृति कहती है कि नहीं मां, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो बिल्कुल भी नहीं तड़पेगा, उसे कोई दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण इंसान थोड़ी है, उसको हार्म क्यों होगा। शी वॉन्ट्स हिम टू कम इवन इफ ही मस्ट वॉक द पाथ ऑफ फायर। मां कहती है कि आनंद के लिए मेरे जादू के वश में होकर यहां आना आग पर चलकर आने के समान है, उसको जलते अंगारों पर चलते हुए यहां तक आना पड़ेगा। क्योंकि मैजिकल स्पेल किसी व्यक्ति को कंफर्ट थोड़ी देता है, वो तड़पेगा, वो तरसेगा, उसका शरीर दर्द के मारे कराएगा, और वो उड़ता हुआ मेरे जादू के वश में यहां तक आएगा। और वो ऑब्वियसली आना थोड़ी चाहेगा, वो अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कष्ट पाएगा, इतना दर्द उसे होगा, ऐसा लगेगा जैसे वो आग पर चलता हुआ आ रहा है। लेकिन प्रकृति कहती है तो भी करो, मुझे तो वो इंसान चाहिए। इन हर विजन सी सीज द नाइट ऑफ डूम, द स्टॉर्म ऑफ यूनियन एंड द ब्लिस दैट कम्स फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ वर्ड्स। वो अभी भी कहती है कि मां कोई बात नहीं, तुम करो। क्यों? क्योंकि जब हमारा यूनियन होगा ना, यानी हम जब एक हो जाएंगे, अगर तुम्हारे जादू से आनंद यहां तक आ जाएगा तो हम लोग दोनों मिलकर यूनियन होगा हमारा,
हम एक शरीर हो जाएंगे। उस वक्त जो ब्लिस मिलेगा ना, वो हर चीज से बड़ा है। जो प्रेम, जो प्यार मुझे, जो खुशी मुझे उसके साथ मिलेगी, वो खुशी हर दुख से बड़ी है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपना जादू करती रहो। ऐसे करके वो अपनी माँ को मनाती है। अब हम चलते हैं कहानी के सेकंड पार्ट में, एक्ट 2। ये फर्स्ट एक्ट था अभी तक जो चल रहा था। अब एक्ट 2 के अंदर क्या होता है, यह है माया, जिसने अपनी बेटी को एक मिरर दिया है और उस मिरर में उसे देखने को कहा है, और वो अपना मैजिकल स्पेल करने बैठती है। जो भी उसका पैराफेरनेलिया है, यानी जो भी सामान उसको अपने उस जादू टोने के लिए चाहिए, वो उन्हें इकट्ठा करती है। उन्हें इकट्ठा करके अपना जादू करना शुरू कर देती है और उसके मैजिकल स्पेल्स शुरू होता है। वो मंत्र बोलने लगती है और ये प्रक्रिया बड़ी लंबी चले जा रही है। 15 डेज हैव पास्ड, 15 दिन बीत गए। 15 दिनों तक माया लगातार मंत्र बोलती रहती है। वो अपना मैजिकल स्पेल चलाने की कोशिश किए जा रही है और प्रकृति 15 दिन से आनंद के लिए तड़प रही है। वो उसका इंतजार करती जा रही है। 15 डेज हैव पास्ड। माया यूजेस स्पेल्स टू ब्रिंग आनंद बैक, आनंद को वापस लाने के लिए स्पेल करते हुए 15 डेज हो गए। अभी भी वो उस तड़प से भरी हुई है, उस उम्मीद और उस एंग्जाइटी को देख रही है। प्रकृति कैन नॉट बियर टू लुक इन द मिरर, फॉर द सफरिंग शी सीज देयर इज बियॉन्ड वर्ड्स। अब देखो क्या होता है, प्रकृति उस शीशे में आनंद को देख सकती है, क्योंकि जादुई शीशा है। उस शीशे में जब वो आनंद को देखती है तो उसे पता चलता है कि आनंद तो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रहा है। वो आना थोड़ी चाहता है, उसको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि उसके शरीर पर ये कैसा एक जादू चल रहा है कि उसका शरीर उसके ही वश में नहीं है। और वो जैसे हवाओं में उड़ता हुआ इंसान कैसे आता है, जैसे कोई चुंबक उसे खींच रही हो, वैसे वो खींचता चला जा रहा है किसी दिशा में। अब आनंद परेशान है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और प्रकृति ये चीज उस मिरर में देख रही है और अब उसको ये दुख देखा नहीं जा रहा। वो जब देखती है कि आनंद कितना तड़प रहा है दर्द के मारे और उनके वश में होकर आता जा रहा है, आनंद को तड़पते हुए प्रकृति से देखा नहीं जा रहा, इसलिए उसने मिरर में देखना भी बंद कर दिया। लेकिन अभी भी वो आनंद को पाना चाहती है। माया, सीइंग हर डॉटर्स डिस्ट्रेस, ऑफर्स टू अंडू द स्पेल। और एक बार फिर माया अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, माया, अगर तुम आनंद के डिस्ट्रेस से, उसकी परेशानी, उसके दुख से इतनी ही परेशान हो तो जाने दो, मैं इस स्पेल को अभी भी अंडू कर सकती हूं, मैं एक बार सब कुछ खत्म कर सकती हूं। लेकिन प्रकृति मना कर देती है। शी रिफ्यूजेस, शी आस्क्स हर टू गो ऑन टिल द एंड। वो अपनी मां को कहती है, नहीं मां, अब नहीं रुकना, अब तो हम अंत तक पहुंच के रहेंगे। शी वॉन्ट्स आनंदा टू कम कंप्लीटली। वो चाहती है कि आनंद को मेरे लिए आना पड़ेगा, मुझे वो चाहिए, तुम मत रुको। इन द डेड ऑफ नाइट शी विल वेलकम विद लैम्प्स लिट बाय द फायर ऑफ हर हार्ट। वो कहती है, माँ, वो आएगा और आज रात को वो आ जाएगा, देखना। और इन द डेड ऑफ द नाइट, यानी कि इस अंधेरी रात में, इस आधी रात में जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उसका वेलकम करूंगी, अपने दिल की आग से उसके लिए दिए जलाऊंगी। एंड बेथ हिज वेरी बॉडी इन द नेक्टर ऑफ हर लव। और उसका शरीर तो झुलस रहा है ना, उसका शरीर तो थक गया है, मैं उसकी सारी थकान दूर कर दूंगी। मैं अपने प्यार के नेक्टर यानी अमृत से उसको नहला दूंगी। वो ऐसा कहती है कि मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो उस अमृत से, मेरे प्यार के नेक्टर से उसकी बॉडी बिल्कुल बेद हो जाएगी, वो नहा लेगा मेरे प्यार में, मुझे वो चाहिए और मैं उसके लिए स्वागत करूंगी, उसके लिए दिए जलाऊंगी, तुम मत रुको। समय बीतता है। अब माया लगातार स्पेल करते करते थक चुकी है, उसकी बॉडी पूरी एग्जॉस्टेड हो चुकी है। शी इज टायर्ड, हर स्पेल्स हैव टेकन ऑल हर स्ट्रेंथ। इतने दिनों तक लगातार स्पेल करते रहने से उसकी पूरी शक्ति जा चुकी है। प्रकृति अर्जेज हर टू होल्ड ऑन ए लिटिल लॉन्गर। बार बार माया उसे कहती है कि प्रकृति मैं और नहीं कर पाऊंगी, मेरे इतने स्पेल करने के बावजूद आनंद नहीं आ पा रहा, क्योंकि शायद उसकी शक्ति मेरे मंत्रों की शक्ति से ज्यादा है। मैं उसे चाहती हूं यहां लाने की और इतने समय में तो मैं किसी को भी ले आती, लेकिन आनंद को नहीं ला पा रही। कुछ तो शक्ति है उस इंसान में कि वो नहीं आ रहा और अब मैं अपने शरीर को और नहीं झेल पाऊंगी, कुछ भी हो सकता है। प्रकृति अब रुक जाते हैं, लेकिन प्रकृति नहीं मानती। उसे कहती है, मां, बस थोड़ी हिम्मत और रखो, लिटिल लॉन्गर, थोड़ा सा और चलने दो। सावन का महीना था ना, अब तो आषाढ़ का महीना आ चुका है और आषाढ़ महीने में द मॉन्क्स विल बिगिन देयर 4 मंथ ऑफ पेनांस।
क्यों? क्योंकि पहले सावन का महीना था, अब आषाढ़ के महीने में तो 4 महीने के लिए ये लोग तपस्या करते हैं ना, तो उनके लिए तपस्या का महीना शुरू होने वाला है, तो हम उससे पहले पहले उसको वापस ले आएंगे। प्रकृति लर्न्स दैट मॉन्क्स हैव गॉन टू वैशाली। अब प्रकृति को एक और बात पता चलती है उस शीशे में देखने से कि वो सारे मॉन्क्स, क्योंकि बहुत दिन हो चुके स्पेल करते करते, इतने दिनों तक तो मॉन्क बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, वो कहती है कि मॉन्क्स अब वैशाली पहुंच चुके हैं। ये जगह बिहार के अंदर एक जगह है जिसका नाम आज वैशाली है, उसको वैशाली कहा जाता था, और वहां पर इन मॉन्क्स की एक बड़ी मोनास्ट्री है, उस मोनास्ट्री के अंदर ये लोग वहां पहुंच चुके हैं। माया शॉक्ड है, फॉर देयर इज वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट। माया कहती है कि अभी वो वैशाली जा चुके हैं, इतना दूर जा चुके हैं, तो इसका मतलब मैं उन्हें नजदीक ही नहीं ला पा रही, वो तो बहुत दूर है मुझसे। और ये बात सुनकर उसे बड़ा शौक लगता है कि बहुत कम समय बचा है। 15 days have already passed, 15 दिन तो बीत चुके हैं। शी फील्स आनंदा सीट ऑफ मेडिटेशन हैज बीन शेकन, ही इज कमिंग, शी कैन फील इट स्ट्रांगली विद इन हर। लेकिन प्रकृति कहती है कि नहीं माँ, आप ये मत सोचो कि वो बहुत दूर है, आप ये सोचो कि वो आ रहा है, वो हमारे नजदीक आता जा रहा है, वैशाली तक ही तो है वो, हम उसे ले आएंगे। और तुम्हारे जादू के मंत्रों ने उसकी मेडिटेशन की जो सीट है, जो उसके ध्यान योग की जो जगह है, वो पूरी जगह है कांपने लगी है, उसकी सीट ऑफ मेडिटेशन शेक हो चुकी है, वो आ रहा है। वो कहती मुझे अपने अंदर महसूस हो रहा है कि आनंद आ रहा है मेरी ओर। Outside, storm clouds gather, the wind grows strong. In the dim light of the lamp, Maya prepares herself for the final and most powerful spell. अब प्रकृति तो नहीं रुक रही, तो माया को लगा कि अब तो इस काम को पूरा ही करना पड़ेगा। जब वो ये मंत्र करने लगती है तभी अचानक बाहर बड़े तूफान के बादल छाने लगते हैं, हवा तेज चलने लगती है, और जो दिए की डिम लाइट है, थोड़ी सी रोशनी है, उसी के अंदर माया अपने स्पेल का फाइनल और सबसे पावरफुल फेज शुरू करती है। उसका जो एक स्पेल था, उसका जो जादू टोने का पूरा सेट था, उसके अंदर वो फाइनल पे आ चुकी है। अब कुछ आखिरी मंत्र बचे हैं जिसके बाद आनंद को आना ही पड़ेगा। सबसे पावरफुल स्पेल और फाइनल स्पेल। प्रकृति अभी भी इंतजार कर रही है, उसकी आंखें आग की तरह चमक रही है, उसका दिमाग उनके जो मिलन होगा आनंद के साथ, उस मिलन के बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा है। सारी बाउंड्रीज उसने अपने ख्यालों में पार कर दी है, वो आनंद के साथ अपना मिलन चाहती है और बस उसी चीज को सोच रही है। और वो गाने लगती है उसकी याद में, इन माई ओवन सोरो विल आई क्विट दाय सोरो, मेरा दुख और तुम्हारा दुख सब खत्म हो जाएगा। दाय हार्ट विल आई बेद इन द डीप वाटर्स ऑफ माई पेन्स इमेंसिटी, मेरे अंदर के दर्द से तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा और सब कुछ मिट जाएगा। ये सारी जो शेम है हमारे अंदर की वो क्लींस हो जाएंगी। बस आनंद, मुझे तुमसे मिलन करना है, तुम बहुत जल्द आओगे, ऐसा बोल के ये कहानी आगे चलती है। अब उसके बाद में क्या हुआ? माया हैज यूज अ स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल थ्रू एवरी स्टेज एंड येट आनंद डज नॉट कम। माया कहती है कि मैंने अपने स्पेल का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो था वो भी इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन आनंद अभी तक नहीं आया। यानी कि आनंद के सामने माया के सारे एंशंट स्पेल फेल होने की कगार पर है, वो अभी भी नहीं आया। अभी भी कुछ ऐसी चीज है जो उसे रोक रही है, वो नहीं आया। अब क्या किया जाए? दिस स्ट्रगल बिटवीन मायाज मैजिक एंड आनंद स्ट्रेंथ इज लाइक ए फाइट टू द डेथ। ऐसा लगता है जैसे एक जीवन मरण का सवाल पैदा हो गया है। ऐसा लगता है एक तरफ तो है माया का मैजिक और एक तरफ है आनंद की स्ट्रेंथ। ऐसा लगता है जैसे कि ये फाइट टू द डेथ है। अब इन दोनों में से कोई एक मरेगा तो ही ये लड़ाई खत्म होगी, वरना तो ये लड़ाई चलती रहेगी। इधर माया नहीं रुक रही और उधर आनंद नहीं आ रहा। प्रकृति सीज मैनी विजन्स इन द मिरर। अब प्रकृति के हाथों में तो ये विजन है, ये मिरर है, और इस मिरर के अंदर उसको सारा विजन दिख रहा है। क्या हो रहा है? प्रकृति उसमें देखती है। सबसे पहले क्या होता है? ए पेल मिस्ट कवर्स द स्काई एंड फायर ग्लिमर्स थ्रू इट। वो कहती है कि हवा में एक मिस्ट, एक धुंध सी छा गई, एक पेल यानी एक बेरंग सा कोहरा पूरे आसमान में छा चुका है, और अचानक से फिर वो कोहरा एक रेड और एंग्री क्लाउड का रूप ले लेता है। जैसे कि मान लीजिए ये वो देखती है कि आसमान में इस प्रकार के बादल छा चुके हैं, और इन्हीं बादलों के बीच से अचानक एक लाल सी रोशनी ग्लिमर होने लगती है। ये मिस्ट पूरा रेड हो गया, और अगले दिन ए डार्क क्लाउड फिल्स द स्काई विद लाइटनिंग फ्लैशिंग। ऐसा लगता है जैसे कि बिजलियां कड़कने लगी है पूरे आसमान के अंदर। प्रकृति इज टेरिफाइड एंड बेग्स माया टू स्टॉप एंड माया सिट्स अनकॉन्शियस।
तब जब प्रकृति ये शीशे में देख रही होती है कि किस प्रकार आनंद नजदीक तो आ रहा है, लेकिन आनंद के नजदीक आने से पूरी प्रकृति में ऐसा लगता है जैसे एक कोहराम मच गया है। वो देखती है कि कैसे बादलों में बिजलियां चमकने लगी है, कैसे वो बादल जो एक पेल मिस्ट थे, कैसे ही वो बादल अचानक से लाल सुर्ख होने लगे हैं और अचानक से प्रकृति डर जाती है। ये पहली बार हुआ है जब प्रकृति इतने दिनों के मैजिकल स्पेल के बाद में अचानक से एक अजीब सा डर महसूस करती है। और जब उसने ये सीन देखा आसमान में, इन बादलों के बीच आनंद की इमेज को जब उसने देखा, तो अचानक से वो डर गई, वो सहम गई और वो अपनी माँ को रुकने के लिए कहती है। फर्स्ट टाइम एवर, इतने दिनों तक उसका जो रिजॉल्व था, अचानक उस इमेज को देखकर वो ऐसी घबराई, इतनी टेरिफाइड हो गई कि वो माया से मिन्नतें करती है कि वो रुक जाए। लेकिन माया अब रुक नहीं सकती। वो अनकॉन्शियस होकर, बेहोश होकर वहीं बैठी है। ऐसा लगता है कि जैसे एक बैटल ऑफ फायर, एक आग के युद्ध में एक वो फंस गई है। अब वो उससे बाहर नहीं जा पा रही। चारों तरफ आग होती है तो कोई इंसान उससे बाहर कैसे निकले। तो माया अब अनकॉन्शियस होकर उसमें बैठी है। प्रकृति सीज ओनली हिज अनबियरेबल पेन। अब प्रकृति को उस शीशे में आनंद दिख रहा है कि कैसे आनंद इन बादलों के बीच से होता हुआ उस मैजिकल स्पेल में आ रहा है। यानी कि माया का स्पेल काम कर रहा है। वो इतना दूर चला गया, लेकिन वो बेबस होकर इन हवाओं से, इन बादलों के बीच में से उड़ता उड़ता आ रहा है। उसका अपने शरीर पर वश नहीं है, वो आ रहा है, लेकिन इस वजह से उसको अनबियरेबल पेन, असहनीय दर्द झेलना पड़ रहा है। और प्रकृति जब शीशे में आनंद को इतने डर में देखती, इतने दर्द में देखती है, तो उसको बड़ा अजीब लगता है। माया टू फील्स द फायर ऑफ हिज सफरिंग बर्निंग इन हर ओवर सोल। एक तरफ तो देखो, अब कोई भी खुश नहीं है। कैसे? जब प्रकृति ने ये सब चीजें देखी तो वो घबरा गई कि वो आनंद को पाना चाहती थी, वो आनंद से यूनियन करना चाहती थी, उससे प्यार करना चाहती थी। लेकिन क्या आनंद जब उसके पास में पहुंचेगा तो वो पहले वाला आनंद होगा? क्या उसके चेहरे पर वो चमक होगी जिससे वो आकर्षित हुई थी? नहीं, क्योंकि आनंद तो आग में जलता हुआ आ रहा है। वो अनबियरेबल पेन से होकर गुजर रहा है। तो वो भी दुखी है, क्योंकि वो आनंद को इस दुख में तो नहीं देखना चाहती थी। हम जिसे प्यार करते हैं उसको दुख में थोड़ी देखना चाहते होंगे। और पहले उसे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा दर्द सहन करना पड़ेगा आनंद को, लेकिन अब वो सहन नहीं कर पा रही। उधर आनंद सहन नहीं कर पा रहा इस पेन को, और यहां पर उसकी मां माया भी नहीं कर पा रही। माया के अंदर ये आग जल रही है और उसको लगा जैसे उसकी आत्मा अंदर से लगातार जलती जा रही है। प्रकृति रियलाइजेस दैट द पेन शीज इज नॉट ओनली हिज बट हर्स टू। और तभी प्रकृति को यह रियलाइज होता है कि वो जो दर्द देख रही है, वो दर्द जो आनंद गुजर रहा है, वो दर्द केवल आनंद का नहीं है, वो दर्द उसका भी है। अब आप यहां पे इस लाइन को समझो। अब तक प्रकृति को यह लगता था कि मैं अकेली दर्द से गुजर रही हूं और उस दर्द को मिटाने के लिए आनंद को मेरे पास आना होगा। लेकिन जब उसने उस दर्द में आनंद को भी देखा, सो उसे लगता है कि मैं किस जॉय की तलाश में भाग रही थी। मुझे तो खुशी चाहिए थी ना, मेरी खुशी, आनंद की खुशी। उसे विश्वास था कि जब मैं आनंद से प्रेम करूंगी तो आनंद अपने सारे दुख भूल जाएगा। लेकिन अब उसे लगने लगा है कि ये दर्द जो आनंद झेल रहा है, यही दर्द अब उसके अंदर आ चुका है। वो जो एक जॉय था, एक खुशी थी आनंद से मिलने की, वो तो खत्म होने लगी है। Thus, their souls have been melted and joined together in those terrible fires. कहां वो अपनी आत्माओं का मिलन चाहती थी। उसको लगता था कि जब मेरा आनंद से मिलन होगा तो हम दोनों के शरीर जॉय को फील करेंगे। लेकिन अब तो उनकी दोनों की आत्माएं मेल्ट होने लगी है, आग से वो जल रही है। तो किस खुशी के पीछे वो भाग रही थी? अचानक उसे महसूस हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं अपनी खुशी पाना चाहती थी, लेकिन ना मुझे खुशी मिली ना आनंद को मिली, और ऐसे आनंद को मैं प्राप्त कर भी लूंगी तो उससे क्या हो जाएगा। दिस इज द फेज ऑफ सेल्फ अवेकनिंग। यहां पर प्रकृति रियलाइज करती है कि शायद शी हैज वांटेड टू मच, और उसने कुछ बहुत ज्यादा मांग लिया है। उसने आनंद को पाने के लिए आनंद को ही खो दिया। बिकॉज ही विल नॉट बी द सेम पर्सन अगेन। वो जैसा था अब उसके पास में आएगा भी तो वैसा होगा क्या? उसके चेहरे पर जो ग्लो था, उसकी आंखों में जो चमक थी, वो ग्लो, वो चमक तो जलकर खाक हो चुकी है। उसके पास एक ऐसा इंसान आएगा जो इंसान पहले जैसा होगा ही नहीं। अब जो इंसान उसे खुशी ना दे सके तो वो कैसे उस इंसान को खुशी देगी?
अगर वो उसके साथ में जॉयस फील नहीं करेगी तो वो इंसान कैसे करेगा? मतलब ये एक आग है जिसमें अब ये सब घिर चुके हैं और अब इससे कोई रास्ता बाहर निकलता नहीं दिख रहा। इंस्टेड ऑफ फियर प्रकृति फील समथिंग ग्रेटर। और अब बात केवल डर की नहीं है। अगर प्रकृति को केवल डर होता ना तो फिर भी समझ आता, लेकिन बात केवल डर की नहीं है, अब कुछ और उसके दिमाग में आ चुका है। शी सीज द क्रिएटर वर्किंग विद द एलिमेंटल फायर्स। हर हर्ट फिल्स विद a strange powerful joy. She dances before the mirror like the flame themselves. ऐसा लगता है कि जैसे उसने क्रिएटर यानी कि उसने भगवान को ही चैलेंज कर दिया है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। वो पागलों की तरह नाचने लगती है। एक अजीब सा एक जॉय उसे अपने अंदर महसूस हो रहा है कि मैं कहाँ पहुंच गई। एक इंसान की तरह चली थी और अब मैंने क्रिएटर को चुनौती दे दी। वो पागल सी होने लगी, उसका अपने दिमाग पर ही वश नहीं है। और तभी क्या होता है, आनंद को वो देखती है। आनंद का शरीर जल रहा है, वो अनबियरेबल पेन से गुजर है, लेकिन ये दर्द उसकी आंखों में तो नहीं झलक रहा। आनंद अभी भी काम लग रहा है, उसकी आंखें अभी भी स्टेडी है, क्योंकि आनंद कोई साधारण इंसान थोड़ी है, वो बुद्धा का डिसाइपल है। स्टेडी लाइक स्टार्स इन द ट्वाइलाइट। शाम पड़े जैसे कि तारे कैसे जगमगाते हैं और तारे अपनी जगह से हिलते डुलते थोड़ी है, कितने स्टेडी होते हैं, वैसे ही उसकी आंखें भी आज बिल्कुल टिकी हुई है। उसके अंदर गुस्सा पनप रहा है, बट इनसाइड एंगर राइजेज इन हिम। लेकिन उसके बाहर से वो बहुत काम लग रहा है। Again and again he controls it, but at last he turns on himself and pierces his own heart. वो भी उस दर्द को संभाल नहीं पा रहा। आनंद बाहर से बहुत काम है, लेकिन उसके मन के अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा है, और ये गुस्सा ऐसा लगता है जैसे ब्लास्ट हो जाएगा। वो भी नहीं समझ पा रहा कि क्या करें। स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। प्रकृति रियलाइज करती है कि आनंद सफरिंग एंड हर्स आर नो वन। शी वंडर्स व्हाट होली फायर ऑफ क्रिएशन कुड हैव यूनाइटेड देम सो डीपली। यहां पर भी प्रकृति को महसूस हुआ कि आनंद को पाकर हम लोगों को जो खुशी मिलनी चाहिए थी हमारे मिलन से, वो खुशी तो नहीं मिली, लेकिन हम दोनों के अंदर दर्द कॉमन हो गया। पहले वो चाहती थी हमारे बीच में खुशी होनी चाहिए, लेकिन अब उनके बीच में दर्द है। वो खुशी के रिश्ते से नहीं बल्कि दर्द के रिश्ते से जुड़े हैं। वो आनंद की सफरिंग को और अपनी सफरिंग को एक होते हुए देखती है। लेकिन देखिए, प्रकृति की जो तड़प है वो आनंद की तड़प से अलग है। प्रकृति उसे पाने के लिए तड़प रही है और आनंद उस रिश्ते से दूर जाने के लिए तड़प रहा है। लेकिन सफरिंग दोनों की हो रही है, दोनों एक दर्द से गुजर रहे हैं और दोनों का दर्द एक होता हुआ नजर आता है प्रकृति को। She believes आनंद can find freedom only when her own suffering ends। और तभी उसको ये लगता है कि अगर आनंद भी परेशान है, मैं भी परेशान हूं, तो ये परेशानी एक ही तरीके से खत्म हो सकती है। वो कैसे? जब वो उसे पालेगी। आनंद को आजादी तब मिलेगी जब उसकी खुद की सफरिंग खत्म होगी। यानी वो कहती है कि आनंद के पास अब कोई और रास्ता ही नहीं बचा। आनंद मेरे पास में आएगा तो ही उसकी सफरिंग खत्म होगी। तो वो उसको पाना भी चाहती है और उसको पाने से डरने भी लगी है। और माया ये स्पेल करते करते लगातार कमजोर होती जा रही है, लेकिन वो अपना स्पेल अभी भी कंटिन्यू किए जा रही है। प्रकृति लास्ट लुक्ड इन द मिरर यस्टरडे इवनिंग। माया उसे पूछती है कि कहाँ पहुंचा आनंद, देखो उस शीशे के अंदर। तो प्रकृति कहती है कि मैं जब भी उस शीशे में देखती हूं तो मैं डर से कांपने लगती हूं और मेरा प्रण कमजोर पड़ जाता है। मैं नहीं देखना चाहती, तुम बस स्पेल करो। माया पूछती है कि तुमने आखिरी बार कब देखा था उसे? तो प्रकृति कहती है कल शाम को, यस्टरडे इवनिंग। उसके बाद में तो मैंने देखा ही नहीं। आनंद हैड रीच्ड द वैशाली इन सीक्रेट। सी सो हिम ऑन रिवर्स ऑन माउंटेन पाथ। वो कहती है कि वो वैशाली पहुंच गया था ना चुपचाप, लेकिन मैंने उसे देखा, वो नदियां पार करते हुए मुझे दिखा। माउंटेन पाथ, पहाड़ों को पार करके अकेले जंगलों से होता हुआ गुजरता आ रहा है। दिन बीतते गए। ही लॉस्ट ऑल अवेयरनेस। जो एक जागृति उसके अंदर थी वो तो धीरे धीरे खत्म होती चली गई और वो अब अपने ही होश में नहीं है। वो अपनी अवेयरनेस खो चुका है। उसका चेहरा कंफ्यूज्ड है, उसका शरीर थक चुका है, उसकी आंखें जो पहले स्टेडी थी, हमने बोला था शाम को जगमगाते सितारों की तरह उसकी आंखें स्टेडी थी, लेकिन अब उसकी आंखें खाली हो चुकी है। मुझे उनकी आंखों में कोई चमक नजर नहीं आ रही। जो उसके अंदर का स्ट्रगल है वो खत्म हो चुका है।
क्यों? क्योंकि अब तक वो स्ट्रगल कर रहा था कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। वो अपने आप को वश में करना चाह रहा था, लेकिन वो तो तुम्हारे मंत्रों के वश में था। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। उसने अपने शरीर को तुम्हारे जादू के भरोसे छोड़ दिया। अब वो एक ब्लाइंड वियरी कंपल्शन बचा है उसके अंदर। अब उसका अपने शरीर पर कोई भी ताकत, कोई जोर नहीं चल रहा। वो आ चुका तुम्हारे स्पेल के अंदर। लेकिन मैं उस दर्द को नहीं देख पा रही, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कल जब उसे देखा था, आई सो हिम एट द पटाल विलेज ऑन द रिवर उपाली। वहां पर, जिस जगह पर ये रहते हैं, वहां पर उपाली रिवर है, वहां पर पताल करके एक विलेज है। उस गांव तक तो वो पहुंच चुका। वहां वैशाली से निकला, पाताल तक तो वो आ चुका। वहां तक मैंने उसे देखा था। फिर वहां पर एक पुराना पीपल का पेड़ है, जहां पर वो अचानक रुक गया आते आते। वहां घाट के नजदीक इस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बार स्वयं बुद्धा ने प्रीच किया था। यानी जब आते आते आनंद उस घाट के नजदीक उस पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंचा, तो अचानक उसमें एक थोड़ी सी जान आई। वो वहीं रुक गया। कवरिंग हिज आईज ही सीम्ड ऑन द एज ऑफ ब्रेकिंग फ्री। और एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो जादू वहीं टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जगह किसकी है? ये वो जगह है जहां बुद्धा ने कभी तपस्या की थी, प्रीच किया था। वो जब उस जगह पे पहुंचा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अफ्रेड ऑफ व्हाट शी माइट सी प्रकृति थ्रू द मिरर अवे। और मैं अचानक घबरा गई कि उसने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली। कहीं वो जादू टूट तो नहीं जाएगा, कहीं वो मर तो नहीं जाएगा, जाने क्या होगा। इस डर के मारे मैंने तो मिरर को फेंक दिया। मैं वहां तक देख पा रही थी जब उस पुराने पीपल के पेड़ तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद में जब उसकी आंखें बंद हुई तो उसके बाद में तो मैं भी नहीं देख पाई, और मैंने डर के मारे उस मिरर को फेंक दिया। नो इट इज पास मिडनाइट। अब तो आधी रात बीत चुकी है। टॉर्न बिटवीन होप एंड फियर शी अर्जेज हर मदर नॉट टू वेस्ट दिस नाइट। अब वो वापस अपनी मां को कहती है। अब एक तरफ तो उसके अंदर डर है और एक तरफ उसके अंदर उम्मीद है। इस डर और उम्मीद की जो डिकोटोमी उसके अंदर आ चुकी है, वो जो एक उलझन उसके मन में पैदा हो चुकी है, इस उलझन के बीच वो अपनी मां को अर्ज करती है कि मां, रात को वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो ये समय, वक्त बहुत कम बचा है, तुम अपना स्पेल कंटिन्यू करो। माया एडमिट्स शी हैज नो मोर स्ट्रेंथ। लेकिन माया कहती है कि अब मैं और नहीं कर सकती, अब उसमें ताकत नहीं बची। दिस स्पेल इज फेडिंग एंड सो इज शी। वो कहती है कि मेरा जादू अब टूट रहा है और उसी के साथ टूट रही हूं मैं खुद। मैं अब और नहीं कर पाऊंगी। उसकी हालत कैसी होती जा रही है, लेकिन अभी भी प्रकृति अपने रिजॉल्व में है। अभी भी उसको आनंद को पाने की ललक उसके मन में है। फिर क्या हुआ? प्रकृति फियर्स द स्पेल में वीकन नाउ। इफ आनंद एस्केप्स शी विल बी लॉस्ट फॉर एवर। वो कहती है कि माँ, वो तो नजदीक तक आ चुका है ना, वो उस पीपल के पेड़ तक तो कल ही आ गया था, तो वो तो बहुत पास में है। अब अगर तुम रुकी तो ये पूरा स्पेल कमजोर पड़ जाएगा, और अगर आनंद छूट गया तुम्हारे स्पेल से, एक बार अगर वो छूटा तो हमेशा के लिए हमारे बस से बाहर हो जाएगा। वो हमेशा के लिए फॉर एवर लॉस्ट हो जाएगा और रिटर्न टू द मॉकरी ऑफ अर बर्थ। और वो वापस अपने उसी जन्म की मजाक, उसी जन्म के जो दुख है, जो चांडाल वाली जिंदगी है, उसी में उसे लौटना पड़ेगा। यानी उसको जो एक न्यू बर्थ मिला था, वो बर्थ भी उससे छिन जाएगा हमेशा के लिए। वो माया से मिन्नतें करती है कि अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करो एंड शेक इवन द हेवंस ऑफ द वर्चुअस। की बड़े बड़े गुणी, बड़े प्रतापी लोगों के सिंहासन भी डोल सकते हैं अगर तुम अपनी ताकत बनाए रखोगी तो इस प्रकार ये सीन चल रहा है। माया यहां पर बैठी है और वो अपना स्पेल किए जा रही है। अब उसके बाद में क्या हुआ? माया ने प्रकृति को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी कि अब अगर हमें आगे का स्पेल करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। वो कहती है, शी बेस्ड इन द गंभीरा रिवर ड्रू ए सेक्रेट सर्कल विद राइस। प्रकृति अपनी माँ के कहे अनुसार सारी तैयारियां करती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, प्रकृति ने क्या किया? सबसे पहले तो वहां पर जो नदी है गंभीरा रिवर, वो उस नदी में स्नान करके आई। अपनी माँ ने के बताए गए टोटके के हिसाब से वो अपनी उस नदी में स्नान करके आती है, नहा के आती है। और उसने एक सेक्रेड सर्कल, उसने एक गोला बनाया जमीन पर चावल की सहायता से, जैसे कि उसकी माँ ने उसको बोला था। और वहां पर उसने चावल के अलावा फूल रखे, उसके अलावा वर्मिलियन, वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर,
वो सिंदूर वहां पर रखा और 7 ज्वेल्स रखे और येलो फ्लैग्स लगाए, जो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर इमेज में नजर आएंगे। जैसा कि उसकी माँ ने उसको तैयार करने के लिए बोला, वो सारी चीजें उसने तैयार कर ली। फिर उसके बाद में ऑल नाइट शी हैज मेडिटेटेड ऑन आनंदाज इमेज वेयरिंग ए ग्रीन क्लोथ एंड ए ब्रासलेट ऑफ 16 गोल्डन थ्रेड्स। उसकी माँ ने उसे कुछ बताया कि तुम ऐसा करना, जब मैं ये स्पेल करूंगी तो तुम ग्रीन कलर के कपड़े पहनना और 16 गोल्डन थ्रेड्स, मतलब कि एक ब्रेसलेट पहनना जिसके अंदर 16 गांठ कुछ इस प्रकार की लगी हुई हो, और ग्रीन कपड़ों में बैठकर मेडिटेट करना उसकी इमेज के ऊपर। वो ऐसा करती है। फिर उसके बाद में माया उसे कहती है कि अब मेरा जादू शुरू होने वाला है, तो तुम अब डांस करना शुरू कर दो। माया आस्क्ड टू डांस द इन्वोकेशन वाइल शी वर्क्स द स्पेल। उसने कहा जब मैं ये जादू टोना करूंगी तो उस वक्त तुम उसको और इन्वोक करने के लिए डांस करना शुरू कर देना। तो प्रकृति अब आनंद के लिए नाचने लगती है, वो गाना शुरू कर देती है। ए डार्क शेडो फॉल्स ओवर द आल्टर। और तभी जब ये स्पेल चल रहा होता है, प्रकृति अपनी माँ के कहे अनुसार बेसुध होकर नाचने लगती है इस पूरे सेटअप के अंदर। तभी वहां पर एक डार्क शेडो आने लगती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे इनका जो आल्टर है, ये जो इन्होंने यज्ञ वेदिका सी बना रखी है, यहां पर एक डार्क परछाई सी पड़ने लगती है। माया फील्स स्ट्रेंथ फेडिंग, और तभी माया को महसूस होता है कि उसकी ताकत लगातार कम हो रही है, और वो प्रकृति को कहती है कि प्लीज एक बार मिरर में देखो क्या हो रहा है, ये अंधेरा सा क्यों होने लगा है, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा। प्रकृति रिफ्यूजेस टू लुक। प्रकृति कहती है नहीं, मैं नहीं देख सकती, तुम करती रहो, तुम अपनी ताकत बनाए रखो, तुम करती रहो। शी विल लिसन विद इन। वो कहती है मैं अपने मन के अंदर सुन रही हूं ना, मैं शीशे में नहीं देखूंगी, अगर मैंने देखा तो पता नहीं आनंद मुझे किस रूप में नजर आए। मैं उसे अपने मन के अंदर सुनने की कोशिश कर रही हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे आनंद के आने के तूफान नजर सुनाई दे रहे हैं। द अर्थ क्वीवर्स एंड हर हार्ट थ्रॉब्स। वो कहती मेरा दिल लगातार धड़क रहा है और मुझे लगता है जैसे कि ये धरती कांप रही है, तो इसका मतलब आनंद आ रहा है। मिरर में क्या देखना है, तुम अपना स्पेल करती जाओ, अब देखते रहो क्या होता है। माया नोज दिस विल ब्रिंग डेथ टू हर, हर वेरी बीइंग शैटर्ड। अब माया ये बात जानती है कि अगर ये सब चीजें चलती रही तो उसका मरना निश्चित है। माया जानती है कि वो मरने वाली है। हर वेरी बीइंग, उसका जो अस्तित्व है वो अभी टुकड़ों में बंट जाएगा, वो टूटने वाली है, मरने ही वाली है। लेकिन प्रकृति नोज इट ब्रिंग्स नो कर्स, इट ब्रिंग्स अ न्यू बर्थ। लेकिन प्रकृति की जिद अभी भी वही है, वो जानती है कि कुछ नहीं होगा माँ, इसका कोई कर्स नहीं होगा, तुम ये मत सोचो कि कुछ बड़ा बुरा हो जाएगा, मेरा तो नया जीवन शुरू होने वाला है। द थंडरबोल्ट ब्रेक्स द लॉयन गेट्स ऑफ डेथ एंड शटर्स द फॉल्सहुड ऑफ लाइफ। वो मानती है कि ये जो बड़े बड़े दरवाजे हैं, लॉइन गेट्स, ये इन सब ये टूट जाएंगे हमेशा के लिए, और उसके जीवन का जो एक फॉल्सहुड था, जो एक झूठ जिसको वो आज तक जीती आ रही थी, वो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। ट्रैम्बलिंग विथ फियर येट फिल्ड विथ जॉय। अब देखो उसकी मनोस्थिति, एक तरफ वो डर से ट्रैम्बल कांप रही है, लेकिन उसके अंदर खुशी भी है कि वो उसको थोड़ी देर में पाने वाली है। शी वेलकम्स हर ऑल इन ऑल एंड प्रोमिसेस टू एंथ्रोन हिम ऑन द समिट ऑफ हर शेम फियर एंड जॉय। वो कहती है कि मैं डर रही हूं, लेकिन मेरे मन के अंदर खुशी भी है कि मैं उसे पालूंगी, मैं उसका स्वागत करूंगी, और ऑल इन ऑल मतलब अपना सब कुछ उसे दे दूंगी, उसका स्वागत करूंगी, और मैं उसको एंथ्रोन करूंगी, उसको सिंहासन पर बैठाऊंगी। कौन से सिंहासन के ऊपर? उस सिंहासन से जो मेरी शेम फियर और जॉय से बना है। अब ये देखो लाइन कितनी गहरी लिखी गई है। प्रकृति उसे क्या ऑफर कर सकती है? वो उसे कहती है कि मैं उसको वही तो दे पाऊंगी ना जो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास में क्या है? मेरे पास में कोई राजपाट थोड़ी है, मेरे पास है पूरी एक जन्म की शेम, शर्म, एक डर और एक खुशी उसे पाने की। तो मैं यही उसको समर्पित कर दूंगी, जो मेरे पास हो वही तो मैं उसे दे पाऊंगी। तो मैं अपनी शेम, फियर, जॉय सब कुछ उसके चरणों में देकर उसी का सिंहासन बनाकर उस सिंहासन पर उसे बैठा दूंगी। ये प्रकृति का रिजॉल्व है, और वो ये सोचकर पागलों की तरह नाचती ही जा रही है। फाइनली ये कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचने लगी है और आनंद वहां आ गया, जैसा सबको इंतजार था वो फाइनली होता है। प्रकृति लुक्स इनटू द मिरर एंड सीज आनंद वॉर्न, फेडेड एंड ब्रोकन बाय द सफरिंग शी हैज एंड्योर्ड बिकॉज ऑफ हर। फाइनली अपनी मां के बहुत ज्यादा कहने पर प्रकृति इस शीशे में देखती है, वो आनंद को देखती है कि मैं देखूं तो सही वो आ गया, वो कहाँ है। और जब वो इस शीशे में देखती है तो अचानक से प्रकृति हिल जाती है, वो पागल सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने आनंद को देखा, वो आनंद वॉन, थका हारा है,
उसके चेहरे का रंग उड़ चुका है, पूरा टूट चुका है उस सफरिंग को सहन करते करते। और ये सारी सफरिंग आनंदा ने सहन करी है प्रकृति की वजह से। वो डर जाती है, अचानक से कांपने लगती है, और जैसे ही उसने शीशे में आनंद का ये रूप देखा कि ये तो वो आनंद है ही नहीं जिसे मैं पहचानती थी, ये तो आनंद है ही नहीं जिससे मैं जॉय की उम्मीद लगाए बैठी थी, और वो डर के मारे कांपने लगती है, आतंकित हो जाती है और अपनी मां को कहती है, मां रुक जाओ, इस स्पेल को यहीं पर रोक दो। और अचानक उसके अंदर रिमोर्स यानी कि पछतावा भर जाता है। वो डर के मारे उस मिरर को फेंक देती है और जो भी रिचुअल ऑब्जेक्ट्स थे उन सबको बिखेर देती है। देखिए, इतनी देर से उसने रिचुअल्स की जो सेटिंग करी थी वो उन सब को फेंक देती है, सब कुछ बिखेरने लगती है, डर के मारे हर चीज को फेंक रही है इधर उधर। और माया भी, माया की स्थिति क्या है? शी सीक्स फॉरगिवनेस टू बट द स्ट्रेन ऑफ द स्पेल हैज एग्जॉस्टेड हर कंप्लीटली। वहां पर आनंद आ चुका है। अब इन दोनों को ये अचानक महसूस होता है कि आनंद हैज कम, इतनी देर से जिसका इंतजार था वो तो आ चुका है। लेकिन उस आनंद को जब उन्होंने अपने सामने देखा तो दोनों पागल से हो गए। ये वो आनंद थोड़ी है, वो शीशे को फेंक चुकी थी, लेकिन आनंद तो खुद आ चुका है। वो शीशे में आनंद को अपने ही पास में देखती है, और अब उसकी स्थिति कैसी हो चुकी है? वो पागल हो गई है। और माया भी फॉरगिवनेस, उससे माफी मांगने लगी है, लेकिन उसके स्ट्रेन ऑफ दिस स्पेल, उस मंत्र की वजह से उसकी सारी ताकत खो चुकी है। वो तो उठ भी नहीं पा रही, वो उठ भी नहीं पा रही। लेकिन वो आनंद को देखकर उसके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करती कि आनंद, मुझसे गलती हो गई, शायद मैंने ये स्पेल करके तुम्हें यहां आने को मजबूर किया अपनी बेटी के प्यार में। और उसको इतना पछतावा फील होता है आनंद को देखकर कि वो उठने की कोशिश करती है, उसके चरणों में गिरने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही शी डाइज पीसफुली एट आनंद फीट। वो उसके पैरों में गिरकर मर जाती है। यानी कि माया, जिसने ये मैजिकल स्पेल किया, शी हैज गिवन अप हर लाइफ, वो अपनी जान दे चुकी है, वो आनंद के पैरों में गिरकर मर जाती है। और इधर जो प्रकृति है वो पागल सी हो चुकी है, उसका अपने ऊपर कोई वश नहीं है। वो आनंद को पाना चाहती थी, उसने पा लिया, लेकिन ये वो आनंद नहीं है जो उसे चाहिए था। उसने अपनी माँ को मरते हुए देख लिया आनंद के पैरों में गिरकर। आनंद एक ऐसे रूप में उसके पास में आया जिसे तो वो पहचान तक नहीं रही, और वो खुद पागल सी हो चुकी है। लेकिन आनंद इस स्थिति में क्या करेगा? क्या आनंद उन्हें कर्ज करे? क्या उनको श्राप दे दे, या उनको कुछ बुरा भला बोले, या लड़कर वापस जाने की कोशिश करे? आनंद ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो गौतम बुद्धा का शिष्य है, ऑब्वियसली उसमें बुद्धा के गुण है। आनंद ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो काम रहा, वो चुपचाप वहां पर खड़ा रहा, और किसी को कर्ज करने के बजाय उसने बुद्धा को प्रेयर करना शुरू कर दिया। आनंद ने एक प्रेयर की चैंटिंग करी। वो बुद्धा से कहता है कि वो बुद्धा, बुद्धा कौन? डिस्ट्रॉयर ऑफ सिन एंड सफरिंग। वो बुद्धा जो दूसरों के अपराध और दूसरों की सफरिंग को डिस्ट्रॉयर है, उनको खत्म करने वाला है, उससे वो प्रे करता है। और वो शायद बुद्धा को कहता है, बुद्धा जो कुछ भी हुआ इन्हें माफ कर दो, इन्हें जाने दो। ऐसे कह के आनंद काम रहता है। ये उसके प्ले का क्लाइमैक्स है। यहीं जाकर ये प्ले खत्म हो जाता है। सब कुछ, मां मर चुकी है, प्रकृति को रियलाइज हो चुका है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, और आनंद उन दोनों के लिए कर्ज नहीं कर रहा, वो उन दोनों के लिए प्रे कर रहा है। और वो खुद भगवान को कहता है, लॉर्ड बुद्धा को कहता है कि आप तो डिस्ट्रॉयर ऑफ द सिन एंड सफरिंग हो, इनकी सफरिंग खत्म कर दो। यहां पर जाकर ये कहानी रुकती है। आप देखिए, ये स्थिति है। यहाँ प्रकृति है जो बेतहाशा एकदम बेबसी होकर ज़मीन पे गिरी पड़ी है। यहाँ पर उसकी माँ है जो उसके चरणों में गिर के मर चुकी है, सब सामान बिखर चुका है, और उससे हाथ जोड़कर प्रकृति माफ़ी मांग रही है, और वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। आनंद तो अपने भगवान को याद करता है। अब इसका कंक्लूजन देखिए, इस कहानी के अंत में क्या हुआ। माया हैज़ गिवन हर ऑल बट द स्पेल हैज़ एग्जॉस्टेड हर। माया ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इस स्पेल ने उसको एग्जॉस्ट कर दिया। वो आनंद के चरणों में गिर के मर गई। प्रकृति अब रिपेंटेंस यानी पछतावे से भर चुकी है, बिल्कुल बदल चुकी है, और वो ग्रेटिट्यूड से उसको हाथ जोड़ती है, उसके सामने जमीन पर बैठकर मिन्नतें करती है और माफी मांगती है कि उसने जो गलती करी उसके लिए माफ कर दे। आनंद क्या कर रहा है? आनंद अनअफेक्टेड बाय एंगर और डिजायर। ना उसके मन में गुस्सा है, ना उसके मन में कोई इच्छा है, और वो अपने प्रभु भगवान को याद करके प्रेयर करने लगता है। और यहीं से द स्पेल ऑफ डिजायर
एंड्स। वो जादू टोना सब कुछ बुद्ध उसे उससे मुक्त कर देते हैं और वो हमेशा के लिए उस स्पेल से खत्म हो जाता है। एंड द लाइट ऑफ विजडम प्रिवेल्स, और अंत में जाकर सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक कैसे होगा? माया मर चुकी है, प्रकृति को रियलाइज हो चुका है कि उसने क्या किया, और आनंद को खुद बुद्धा ने इस स्पेल से फ्रीडम दे दी। यहीं पर यह कहानी अंत होती है। स्टोरी ऑफ रिपेंटेंस, स्टोरी ऑफ रियलाइजेशन। अब देखिए अंत में, बुद्धो शुद्धो करुणा महान वो, इस प्रकार करके आनंद बुद्धा की ये प्रेयर चैंट करता है, जिसका मतलब है टू द मोस्ट प्योर बुद्धा, माइटी ओशन ऑफ मर्सी, सीयर ऑफ नॉलेज, एब्सोल्यूट प्योर सुप्रीम ऑफ द वर्ल्ड सिन एंड सफरिंग, द डेस्ट्रॉयर। तुम तो इस दुनिया के सिन और सफरिंग के डेस्ट्रॉयर हो बुद्धा। मैं तुम्हारे सामने होमेज में बो करता हूँ, मैं तुम्हारे सामने इस भक्ति में झुकता हूँ, मुझे स्वीकार करो और मुझे इस बंधन से मुक्त करो। ये प्रेयर आनंद अंत में करता है और उसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये इसकी पूरी स्टोरी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, किस प्रकार प्रकृति को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है और चैप्टर खत्म होने के बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग सब कवर कर लेंगे। इस प्रकार के जो चैप्टर्स रहते हैं लिटरेचर में, उनमें एक क्वेश्चन कॉमन होता है और वो होता है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच। आप उसका चरित्रांक करो, आप उसके चरित्र का अंकन करो। जैसे कि इस कहानी की जो प्रोटैगोनिस्ट है प्रकृति, उसका जीवन कैसा था, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र कैसा था, उसको हमें समझाओ। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो आता है। तो मैंने यहाँ पर प्रकृति का पूरा कैरेक्टर स्केच आपको दिया है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रकृति एज डिपिक्टेड इन रविंद्रनाथ टैगोर्स चंडालिका। अब इसका आंसर ये होगा, क्या है प्रकृति? वो सेंट्रल कैरेक्टर है चंडालिका की। वो एक यंग और आउटकास्ट गर्ल है। आउटकास्ट का मतलब वो जाति बाहर है क्योंकि वो तो चांडाल है, लेकिन बहुत सेंसिटिव, इमोशनल और ड्रीमी है, सपनों की दुनिया में जीती है। बचपन से ही उसने ह्यूमिलिएशन यानी केवल इंसल्ट, बेइज्जती झेली है अपने लो बर्थ की वजह से, जिसकी वजह से वो हमेशा प्यार, डिग्निटी और एक्सेप्टेंस की तलाश में रहती है। वो पूरी उम्र उसी के लिए तड़पती रही। और दूसरी तरफ जब आनंद का कंपैशन उसके अंदर एक न्यू सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट और डीप डिजायर जगाता है, तो उसके मन में उसके लिए प्यार पैदा हो जाता है। हर लव फॉर हिम इज इंटेंस। वो आनंद से बहुत इंटेंस प्यार करती है और बिल्कुल सेल्फलेस प्यार है। वो आनंद को इतना प्यार करने लगती है कि वो खुद की ही सुध खो चुकी है। बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स, लेकिन आप किसी से प्यार करते हो तो उसको फ्रीडम नहीं देते, बल्कि ये उसे बांधकर अपने पास में लाना चाहती थी। और यही एंग्विश की वजह से वो स्पेल करवाती है, जिससे उसे सफरिंग से होकर गुजरना पड़ता है। उसमें इतना पैशन है वो, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही प्योर और नोबल है, क्योंकि अंत में आनंद के चरणों में गिरकर ये माफी मांगती, इसको पछतावा होता है। प्यार ने इसको कुछ देर के लिए अंधा कर दिया था, और वो करती भी क्या, जिस प्रकार का, देखो प्रकृति की गलती नहीं है, लेकिन उसने जिस प्रकार की दुनिया और जिस प्रकार का समाज आज तक देखा है, एक आनंद ही तो था उसके पास पाने के लिए। अगर वो उसी को ना पाती तो वो करती क्या अपने पूरे जीवन में। तो ये जो एक डिकोटोमी, एक जो कॉन्फ्लिक्ट से वो गुजरती है, वो इस कहानी में बताया गया है। अंत में उसमें रिमोर्स है, सेल्फ रियलाइजेशन उसे हो चुका है, और यहीं से उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। अब प्रकृति पहले की तरह चांडाल नहीं रहेगी, न्यू बर्थ उसका हुआ, लेकिन आनंद को पाए बगैर उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। वो अब जाग चुकी है, वो सेक्रीफाइस का मतलब समझ चुकी है, और इस कहानी के अंत में वो एक सेंसिटिव, लविंग और एक रिडीम्ड फिगर की तरह बनकर उभरती है। एक रिडीम मतलब उसका जो एक कैरेक्टर था वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है, उभर चुका है, वो बिल्कुल एक नए इंसान के रूप में आ जाती है। ये उसका सेंट्रल कैरेक्टर था। ठीक इसी प्रकार दूसरा सेंट्रल कैरेक्टर क्वेश्चन बन सकता है कैरेक्टर स्केच ऑफ माया, क्योंकि माया भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। माया प्रकृति की मदर है, वो भी चांडालिनी है, ओल्ड है, वाइज है, एक्सपीरियंस्ड है, और वो अनटचेबिलिटी के पेन को समझती है, क्योंकि उसने खुद अपने पूरे जीवन अछूत की तरह बिताया है। माया बहुत लविंग और केयरिंग है, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है, उसको इस ह्यूमिलिएशन से फ्री रखना चाहती है, और साथ ही साथ उसे जादू करना आता है। शी बिलीव्स इन द पावर ऑफ मैजिक, और वो प्रकृति को आनंद से मिलाने की कोशिश करती है, वो अपना स्पेल परफॉर्म करती है ग्रेट डिवोशन और कंसंट्रेशन के साथ।
माया प्रैक्टिकल है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। प्रैक्टिकल हम उसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने कई बार अपनी बेटी को मना किया, कई बार उसे रिक्वेस्ट करी कि उसे भूल जाओ, उसे जाने दो, लेकिन अंत में बेटी को मरते हुए देखने से अच्छा है वो कोशिश करती उसको जीना जिंदा रखने की, इसलिए उसको प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग माइंडेड बोला गया। वो प्रकृति को वार्न करती है कि बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके लिए अपना स्पेल परफॉर्म करती है और उसको इस चीज का अपना अपराध भी बोध होता है। वो फॉरगिवनेस सीख करती है और अंत में आनंद के चरणों में मर जाती है। तो यहां पर माया सिंबल ऑफ मदरली लव है, एक मां का प्यार जो अपनी बेटी के लिए होता है, जो एक सफरिंग से वो गुजरती है। और बात उसकी नहीं, जो उसकी जाति जो इतनी ऑप्रेस्ड कास्ट है उसका दर्द भी तो उसने पूरी उम्र झेला है। अगर अंत में उसने आनंद के लिए इतना कुछ किया तो आप ये भी तो देखिए उसकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एक ऑपरेशन उसने अपने पूरे जीवन में फेल करा है, वो सिर्फ अपनी बेटी को उससे बाहर ही तो निकालना चाहती थी। एक मदरली लव ही तो है जो उसे ड्राइव करता है। तो ये सारी चीजें उसके कैरेक्टर स्केच को बताती हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि इसमें से क्या क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं। इस चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं जो यहां पर आपके लिए दिए गए हैं। अब मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन तो कर चुका हूं, यहां पर मैंने इसका टेक्स्ट लिख दिया। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास में ले सकते हो, रख सकते हो। पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाई डज द सिंपल एक्ट ऑफ गिविंग वाटर बिकम सो सिग्निफिकेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले भी एग्जाम में आ चुका है कि एक छोटा सा एक्ट था पानी देने का, लेकिन वो प्रकृति के लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों हो गया। जो बेस्ट आंसर है इसका पॉसिबल इजीएस्ट लैंग्वेज में मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है, आप इसे देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट ग्रेट रेवलेशन डज प्रकृति रिसीव फ्रॉम आनंद। आनंद से उसको क्या रेवलेशन मिलती है, मतलब उसके सामने कौन सा तथ्य उजागर होता है कहानी के शुरुआत में, वो यहां बता दिया गया है। व्हाई डज प्रकृति कॉल हर मीटिंग विद आनंद हर न्यू बर्थ। वो उसको अपना नया जन्म क्यों बताती है, आंसर दे दिया। हाउ डज आनंद एक्सेप्टेंस ऑफ वाटर चेंज प्रकृतिज एटीट्यूड। एक बार आनंद ने उससे पानी मांगा, उससे पानी लिया और कैसे उसने प्रकृति का एटीट्यूड हमेशा के लिए बदल दिया। Why does प्रकृति फाइनली ask her mother to undo the spell। एक ऐसा फेज आता है जहां पर प्रकृति अपनी मां को कहती है कि इस स्पेल को अंडू कर दो। वो उसने क्यों किया? Why? Because वो she realizes the wrongness of her selfish love। उसे महसूस होता है कि वो सेल्फिश है, वो स्वार्थी है और अपने स्वार्थी प्यार की रॉन्गनेस उसको महसूस होती है। वो अंडरस्टैंड करती है कि ट्रू लव कभी किसी पे फोर्स नहीं किया जा सकता। वो रिमोर्स से भर जाती है, आनंद के प्यार से भर जाती है और अपनी मदर को अंडू करने के लिए कहती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डज द वाटर इन द प्ले सिंबलाइज। वो जो वो कहता है गिव मी वाटर, ये वाटर क्या सिंबलाइज कर रहा है? देखो यहां पर वाटर का मतलब है लाइफ, प्योरिटी, इक्वालिटी एंड रेस्पेक्ट। आनंद ने उससे पानी मांगा और इस पानी ने प्रकृति को हमेशा के लिए बदल दिया। बात पानी की नहीं है, यहां पर बात है उस प्योरिटी की, उस इक्वालिटी और रेस्पेक्ट की जिसके लिए प्रकृति हमेशा तरसती रही। आनंद ने उससे वो पानी लेकर उसको वो इक्वालिटी और रेस्पेक्ट दे दी जो उसे चाहिए थी। ये एक मीडियम है जिसके थ्रू प्रकृति अपनी डिग्निटी गेन करती है। इसीलिए तो इस प्ले में बार बार वही वर्ड्स रिपीट हुए, गिव मी वाटर, गिव मी वाटर। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट वाटर, इट्स अबाउट द सेंस ऑफ रेस्पेक्ट दैट प्रकृति इज फाइनली गेनिंग। उसको जो एक इक्वालिटी महसूस हो रही है, जो एक बिलीफ उसके अंदर पैदा हुआ दैट शी इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, ये रियलाइजेशन वाटर है। तो ये चीज यहां पे सिंबलाइज करने की कोशिश की गई है। फाइनली यहां पर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे पहला एक्सट्रैक्ट अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यहां पर ये पूछे जाएंगे, जैसे कि पहला एक्सट्रैक्ट है गिव मी वाटर। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीबीएसई में कॉमनली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किसने बोला गिव मी वाटर। एक सेंटेंस आपको देंगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु सेज दिस वर्ड्स, टू whom are they spoken, why are these words so important, what trend do they bring in her and what does the episode say about caste discrimination। ये सारे सवाल इस एक सेंटेंस को देकर आपको पूछे जा सकते हैं जिनका जवाब ये होगा। बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में मैंने पूरा आपके लिए किया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। फाइनली एक और डायलॉग आता है, ए रिलीजन दैट इंसल्ट्स इज ए फॉल्स रिलीजन। एक धर्म जो दूसरों को नीचा दिखाता हो वो धर्म झूठ है। ऐसा किसने बोला? प्रकृति ने कहा। प्रकृति ने ऐसा क्यों कहा, इसका क्या मतलब है और उससे क्या रिवील होता है उसके कैरेक्टर के बारे में, ये क्वेश्चंस आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। एक और एक्सट्रैक्ट, प्रकृति कहती है न्यू बर्थ, मुझे एक नया जीवन मिला। ये नया जीवन का क्या मतलब है? व्हाट डज प्रकृति मीन बाय न्यू बर्थ? इट मीन्स द अवेयरनेस ऑफ हर ओन वर्थ एंड ह्यूमैनिटी।
Why does she feel that her birth has changed? How has Anand changed her perception of herself? आनंद ने कैसे उसको उसके बारे में एक नए तरीके से सोचना सिखा दिया? ये सारे क्वेश्चन और इनके आंसर मैंने आपके लिए दे दिया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट रख लो, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। और आपको 3 चीजें यहाँ पे याद रखनी है। पहला, गिव मी वाटर बताता है इक्वालिटी एंड डिग्निटी को। ए रिलीजन दैट इंसल्ट्स इज ए false रिलीजन, ये बताता है रिजेक्शन ऑफ कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन को। और न्यू बर्थ, यह है अवेकनिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इन ह्यूमन आइडेंटिटी। तो टैगोर ने 3 चीजें यहां पर यूज करी है। एक, गिव मी वाटर। अब ये क्या है, बात पानी की नहीं है, ये इक्वालिटी और डिग्निटी का प्रतीक है। ए रिलीजन दैट इंसल्ट्स, ये कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन के रिजेक्शन को लेकर कहा गया है। बात किसी रिलीजन के ऊपर नहीं है। प्रकृति ने किसी भी रिलीजन पर कटाक्ष नहीं किया, ना ही उसने किसी रिलीजन को बुरा बताया। वो तो एक कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन को रिजेक्ट कर रही है, पूरे रिलीजन को उसने कुछ नहीं कहा। और न्यू बर्थ का मतलब है अवेकनिंग होना, सेल्फ रेस्पेक्ट की और ह्यूमन आइडेंटिटी की। ये चीज यहां पर बताई गई है। एंड फाइनली ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। इतना जितना भी बड़ा वीडियो बना आप इसको पूरा देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके ही मैसेजेस से, कमेंट से मैं और इंस्पायर होता हूँ। मैं इस प्रकार की इमेजेस का यूज़ आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। अगर मैं एक प्लेन सा वीडियो बना दूँ जिसमें केवल टेक्स्ट लिखा हो तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको इतना इंटरेस्टिंग ना लगे। बट इमेजेस का यूज़ करके मैं इतनी मेहनत जो आपके लिए कर रहा हूँ, आई होप आपको अच्छी लगेगी। लाइक, शेयर, कमेंट करना। और आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। थैंक यू सो मच।